नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेट स्टडी पर। बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए खान सर के द्वारा जो टेस्ट सीरीज लॉन्च किया गया उसका टेस्ट नंबर हम लोग 4 का डिस्कशन करेंगे। इससे पहले 3 टेस्ट का डिस्कशन करवा चुके हैं और उसका प्ले लिस्ट भी बना हुआ है। जो लोग नहीं देखें प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज हम लोग देखेंगे टेस्ट नंबर 4 का इस वीडियो में डिस्कशन करते हैं। पहला प्रश्न क्या लिखा है कि ए कोड ऑफ जेंटुलोज किस धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद माना जाता है। एक कोड ऑफ जेंटुलोज किस धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद माना जाता है। तो ये है मनुस्मृति, है ना। मनुस्मृति का ये अनुवाद माना जाता है। क्या? ए कोड ऑफ जेंटुलोज किसका है? मनुस्मृति। यहाँ पर मनुस्मृति करेक्ट आंसर है, ठीक है। मनुस्मृति के बारे में पूछा जाए तो एक क्वेश्चन आता है कि सबसे प्राचीन स्मृति कौन सा है, तो आंसर क्या लगाइएगा? मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मनुस्मृति संबंधित है, तो आंसर में क्या आया था? विधि से, है ना। ऑप्शन में था विधि। तो ध्यान रखना है, मनुस्मृति का संबंध किससे? विधि या तो कानून से ये संबंधित है, ठीक है। ये स्मृति विधि या तो कानून, ठीक है। ये जो मनुस्मृति है, मनुस्मृति का रचयिता कौन है? तो महर्षि मनु है ना, नाम से ही स्पष्ट है। मनुस्मृति के लेखक कौन हो गया? महर्षि मनु यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। ये चीज ध्यान रखना है। मनुस्मृति से 3 प्रश्न अभी बताया आपको। क्या क्या? सबसे प्राचीन कौन सा स्मृति है? मनुस्मृति। मनुस्मृति किससे संबंधित है? विधि और कानून से। मनुस्मृति के रचयिता कौन है? महर्षि मनु है। और एक कोड ऑफ जेंटुलोज किस धार्मिक ग्रंथ का अनुवाद है? तो मनुस्मृति का अनुवाद है, ठीक है। रही बात यहाँ का वेद है, तो यहाँ पर देखिए, अगर पूछा आपको वेद की संख्या कितना है, तो वेद है 4, है ना। वेदांग की संख्या कितना है? 6। पुराणों की संख्या कितना है? 18। उपनिषद की संख्या कितना है? उपनिषद की संख्या हो जाएगा 108 हो जाएगा, ठीक है। ये सब आपको ध्यान रखना है। वेद 4, वेदांग 6, पुराणों की संख्या 18 और उपनिषद की संख्या कितना? 108, है ना। और यहाँ पर क्या है? पुराणों की संख्या 118 सॉरी 18, है ना। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। पूछे महाभारत में पर्व की संख्या कितना है? 18। महाभारत में अध्याय कितना है पूछे? तो 18 अध्याय, ठीक है। और पूछे आपसे क्या? भारत में बायोस्फीयर रिजर्व, है ना, जो कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र कितना है? तो 18 है, ठीक है। 12वीं अनुसूची जिसमें क्या है? नगर पालिका, है ना। भारतीय संविधान के 12वीं अनुसूची में कितने विषय है? तो वो भी कितना है? 18 विषय है, ठीक है। 18 से इस तरह से रिलेट करके सब चीजें याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा? पुराणों की संख्या 18, बायोस्फीयर रिजर्व भी कितना है? 18, है ना। तो ये सारी चीजें हो गया। अब यहाँ पर समझते हैं क्या, एक एक चीज करके, कि वेद के रचयिता कौन है। अगर आपसे पूछे क्या वेद के रचयिता कौन है, तो आंसर क्या लगाना? वेद व्यास। कौन है? महर्षि वेद व्यास है, ठीक है। वेद के रचयिता कौन है? महर्षि वेद व्यास है। आप देखिए, इस टाइप के जो भी प्रश्न है आपको एक साथ यहाँ पर हम बताते हैं, रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपसे पूछे वेद के रचयिता, तो कौन हो जाएगा? वेद व्यास। अधिकांश उपनिषद के रचयिता भी कौन है? तो महर्षि वेद व्यास ही है ना। अधिकांश उपनिषद के रचयिता कौन है? तो महर्षि वेद व्यास ही है ना। महर्षि वेद व्यास। और वेद व्यास को ही एक और नाम है, उनको बोला जाता है कृष्ण द्वैपायन। क्या बोला जाता है इनको? कृष्ण द्वैपायन, है ना। इन्हीं को बोला जाता है कृष्ण द्वैपायन, ठीक है। इन्हीं को बोला जाता है, ठीक है। तो वेद का रचयिता क्या हो गया? वेद व्यास। अधिकांश उपनिषद के रचयिता भी कौन है? तो महर्षि वेद व्यास है। महाभारत के रचयिता पूछे तो क्या हो जाएगा आंसर? वेद व्यास। श्रीमद् भगवद गीता के रचयिता कौन हो जाएगा? तो वेद व्यास हो जाएगा। और पुराणों के रचयिता भी किसे माना जाता है? तो महर्षि वेद व्यास को माना जाता है, ठीक है। तो वेद व्यास की कितने हो गए? एक बार देखिए, फिर समझिए। वेद के रचयिता वेद व्यास, अधिकांश उपनिषद के रचयिता वेद व्यास, महाभारत वेद व्यास, श्रीमद् भगवद गीता या तो भगवद गीता वेद व्यास, पुराणों के रचयिता भी वेद व्यास, ठीक है। ये सब आपको वेद व्यास से ध्यान रखना है, ठीक है। और अधिकांश उपनिषद वाला भी बता दिए, मनुस्मृति का बता दिया आपको कि महर्षि मनु है, ठीक है। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? अर्थशास्त्र लिखा है कौटिल्य, है ना। कौटिल्य को ही बोलते हैं क्या? विष्णुगुप्त। उसे बोलते हैं क्या? चाणक्य, है ना। जो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे, है ना। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? चाणक्य या तो कौटिल्य या तो विष्णुगुप्त, है ना। वही एक ही नाम है, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में इसमें मिलान करना है। तो मिलान करने वाले में कुछ चीजें आपको हर हर क्वेश्चन में कुछ न कुछ चीजें कोशिश करना है कि कुछ न कुछ रिलेट करके याद कर लें, ठीक है। अब जैसे आपको एहो यहाँ पर याद करवाए थे, जैसे ये जो अभिलेख है ना, अभिलेख में आपको एहोल याद करवाए थे। एहोल अभिलेख का संबंध किससे है? तो एहोल का अभिलेख संबंध है पुलकेशिन द्वितीय से। किससे संबंधित? पुलकेशिन द्वितीय से। आपको याद करवाया था कि ए होल, यानी कि ऐसे याद रखना है कि पुल में एक होल है। क्या है? पुल में एक होल है, यानी कि एहोल अभिलेख किससे संबंधित हो जाएगा? पुलकेशिन द्वितीय से हो जाएगा। 2 का यहाँ पर क्या हुआ? डी। अब 2 का डी देखिए कहाँ पर है? 2 का डी एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन ए। यही पर आपको करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। 2 का ए करेक्ट आंसर हो गया। इस तरह से आपको रिलेट करके थोड़ा सा याद रखते हैं तो आपको हिंट मिलता है, ठीक है। एग्जाम में भी आपको थोड़ा सा हिंट मिलेगा। हालांकि यहाँ पर विशेष कंफ्यूजन है कि यहाँ पर पुलकेशिन प्रथम भी है, ठीक है। लेकिन आपको इस तरह से याद करना, यही आपको पैटर्न ध्यान में रखना है, ठीक है। पुलकेशिन प्रथम भी है, लेकिन ये
एहोल जो है ये किसके, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। किससे, पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, याद रखना है। तो पुल में एक होल है, ऐसे रिलेट करके थोड़ा सा आपको जरूर मदद मिलेगा, ठीक है। तो एहोल अभिलेख का संबंध किससे, पुलकेशिन द्वितीय से। 2 का डी एक ही ऑप्शन में था, यहाँ पर आंसर आ चुका है, ठीक है। और यहाँ पर एक और आपको याद रखना आसानी से, ये पहले भी आया होगा, जूनागढ़ है ना, जूनागढ़ का संबंध किससे, रुद्रदामन से, है ना। 1 का बी हो जाएगा, 1 का बी देखिए यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन ए में, ठीक है। जो कि जूनागढ़, जूनागढ़ रुद्रदामन, जूनागढ़ का संबंध किससे है, किस व्यक्ति से, रुद्रदामन से। बादामी अभिलेख का संबंध किससे हो जाएगा, तो बादामी का होगा ये पुलकेशिन प्रथम से, है ना। बादामी का पुलकेशिन प्रथम से हो जाएगा, बादामी का पुलकेशिन प्रथम से हो जाएगा। और उत्तर मेरूर अभिलेख का संबंध किससे होगा, तो ये होगा परातंक प्रांतक, है ना, प्रांतक प्रथम से होगा ना, उत्तर प्रांतक, उत्तर प्रांतक, है ना, इससे रिलेट कर लीजिएगा। उत्तर मेरूर प्रांतक प्रथम से संबंधित है, 4 का सी, है ना, 4 का सी भी देखिए एक ही जगह है, यहाँ पर भी इसको भी अगर रिलेट करके याद कर लें, उत्तर मेरु, उत्तर है वॉइस से रिलेट करना, जैसे क्वेश्चन आएगा दिमाग में तुरंत आंसर दिमाग में, है ना। तो उत्तर मेरूर प्रांतक, उत्तर में उत्तर प्रांतक, उत्तर प्रांतक, उत्तर मेरूर प्रांतक प्रथम से, 4 का सी एक ही जगह ऑप्शन में यहाँ था, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से याद रखते हैं, आपको एक भी से आपको आंसर निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बार फिर समझ लीजिए, तो ए होल का क्या होता है, पुलकेशिन द्वितीय, है ना। और जूनागढ़ हो गया रुद्रदामन, और बादामी हो गया पुलकेशिन प्रथम, और उत्तर प्रांतक, है ना, उत्तर प्रांतक, इस तरह से याद हो गया। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर है, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जाता है ना कि जो एक है कौन, समुद्रगुप्त, है ना, समुद्रगुप्त से भी पूछा जाता है, तो उनका कौन सा, प्रयाग प्रशस्ति, है ना, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का संबंध किससे है, तो समुद्रगुप्त से। इसको भी रिलेट करके याद कर रखना, कैसे मालूम, प्रयाग प्रशस्ति, है ना, इसका है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, इसका संबंध हो जाता है किससे, तो ये है समुद्रगुप्त से। इसको ऐसे याद रखिएगा, प्रयाग, प्रयागराज आप मालूम है ना, इलाहाबाद, है ना। तो प्रयाग में क्या, प्रयाग जैसे दिमाग में आता है तुरंत में क्या आता है, संगम का याद आता है ना, गंगा जमुना सरस्वती संगम, प्रयाग से, प्रयाग यानी कि पानी ही पानी वहाँ पर, है ना। तो प्रयाग पानी पानी, और समुद्र मतलब पानी ही पानी, है ना। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त से हो जाएगा ना, प्रयाग प्रशस्ति का संबंध किससे, तो समुद्रगुप्त से होगा, ठीक है। तो इस तरह से रिलेट करके याद रख लेना, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर आप देखते हैं तीसरा, संगम काल में मरुदम शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था, तो संगम काल में मरुदम जो है ये उपजाऊ कृषि भूभाग के लिए, भूभाग के लिए प्रसिद्ध होता था ना, उपजाऊ कृषि भूभाग के लिए ये प्रयुक्त होता था मरुदम शब्द, है ना। यही संगम काल में आपसे पूछा जाता है, क्या मालूम, मुबेंद्रु शब्द, है ना, किससे संबंधित था, मुबेंद्र, है ना, मुबेंद्र शब्द का मतलब क्या था, है ना, मुबेंद्र। तो इसका मतलब क्या था मालूम, कि संगम काल में, संगम साहित्य में 3 मुख्य राजवंश ने शासन किया था, चोल चेर पांडे, है ना, चोल चेर पांडे ने शासन किया था, और उसी को बोला गया क्या, मुबेंद्र कहा गया ना, मुबेंद्र, है ना, तीनों को मिलाकर शासन जो किया था, चोल चेर पांड्य, इसको क्या कहा गया, मुबेंद्र कहा गया है ना, मुबेंद्र, है ना। तो मुबेंद्र के अंतर्गत कौन नहीं आता है, इस टाइप से भी क्वेश्चन आता है, तो ध्यान रखना कौन कौन आता है, चोल चेर पांड्य आता है ना, चोल चेर पांड्य। अच्छा, चोल वंश का जो प्रतीक क्या था, ये पूछा जाता है आपसे, है, चेर का प्रतीक क्या था, और पांड्य का प्रतीक क्या था, है ना, पांड्य वंश का प्रतीक क्या था, तो चोल वंश का प्रतीक क्या था, तो बाघ था, है ना, याद रखना, चोल वंश का था बाघ, और चेर वंश का क्या था, धनुष था, है ना, चेर वंश का धनुष, है ना, धनुष ऐसे रिलेट करना है, जैसे धनुष छोड़ते हैं ना, तो तीर तीर के छोड़ते हैं ना, चीर के छोड़ते हैं, ऐसे रिलेट कर लेना, है ना। तो चेर हो गया धनुष। अब पांड्य वंश का संबंध किससे है, इसका प्रतीक क्या था, मछली, है ना, क्या था, मछली था ना, मछली याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया चोल का बाघ, चेर का धनुष, और पांड्य का क्या हो गया, मछली हो गया, ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए, चोल वंश का संस्थापक आपको मालूम है, विजयालय। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में कि सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ये पतंजलि है, इसका लेखक है, ये पतंजलि, ये कृति है ना, किसका लेखक है, तो जो चीज़ें याद है उसको पहले मिला लीजिए, है ना। जैसे 10 कुमार चरित, ये कई बार आपको आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। तो 10 कुमार हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा ना, दंडी जो हो जाएगा, 10 कुमार चरित के लेखक कौन है, दंडी, है ना। ऐसे भी याद रख लेना, 2 से 10 कुमार यहाँ चरित, 2 से दंडी, है ना, 10 कुमार चरित का कौन है, दंडी है, 1 का बी। अब 1 का बी देखिए कहाँ कहाँ पर है, यानी कि बी का 1, है ना। तो बी का 1 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना, बाकी 2 चीज़ बची है। अच्छा, पतंजलि का भी याद होगा, क्या पतंजलि का क्या होता है, तो महाभाष्य, है ना, 1 का 4, है ना, पतंजलि का महाभाष्य, यानी 1 का 4 एक ही ऑप्शन में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में, है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका आ चुका है, ठीक है। इस तरह से क्या 1-2 जाने या आंसर आ गया, है ना। तो ध्यान रखना, पतंजलि का महाभाष्य, है ना, पतंजलि का महाभाष्य, दंडी किसका है, तो यह है 10 कुमार चरित का, ठीक है। और हेमचंद्र सूरी का क्या हो जाएगा, तो सी का हो जाएगा 2, कुमार पाल चरित, है ना, हेमचंद्र सूरी किसका है, कुमार पाल चरित का लेखक कौन हो जाएगा, हेमचंद्र सूरी।
और नीति वाक्यामृत का लेखक हो जाएगा सोमदेव, है ना, डी का 3, नीति वाक्यामृत का सोमदेव हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर आपका 5 में क्या है कि निम्न कथनों पर विचार करें और सत्य कथन आपको बताना है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। तो किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किया था, ये बात सही है ना। किताब ए नौरस की रचना इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने ही किया था। देवराय प्रथम और ताजुद्दीन फिरोज शाह के मध्य सोनार की बेटी का युद्ध हुआ था, ये भी सही है ना। सोनार की बेटी का युद्ध किसके बीच हुआ था? देवराय प्रथम और ताजुद्दीन फिरोज शाह के मध्य हुआ था। महमूद गवाह मोहम्मद शाह तृतीय का प्रधानमंत्री था, ये बात भी सही है। महमूद गवाह जो था ये मोहम्मद शाह का तृतीय प्रधानमंत्री था, है ना। तो आंसर ये तीनों हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। देखिए इसमें पहला क्या है, सर्वप्रथम फिरोज शाह तुगलक ने डाक व्यवस्था का प्रचलन किया था। सबसे पहले डाक व्यवस्था का प्रचलन फिरोज शाह तुगलक, ये गलत है ना। ये फिरोज शाह तुगलक ने किया था, बल्कि मध्यकाल में एक व्यवस्थित डाक व्यवस्था की शुरुआत सर्वप्रथम किसने? गयासुद्दीन तुगलक ने किया था ना। तो ये फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर गलत है ना। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पर क्या हो गया? गलत हो गया है ना। फिरोज शाह तुगलक वही व्यक्ति है जो 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था ना। जो कुतुब मीनार का 5वीं मंजिल का निर्माण किसने कराया था? ये फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था ना। फिर क्या शेर शाह ने सैनिक भर्ती के लिए सर्वप्रथम हुलिया एवं दाग प्रणाली को अपनाया था, ये गलत है। सर्वप्रथम हुलिया, दाग एवं हुलिया को किसने अपनाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने अपनाया था ना। सैनिकों को नगद वेतन देने की प्रथा किसने शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, है ना। तो ये दाग एवं हुलिया किसका? अलाउद्दीन खिलजी का, ये शेरशाह का नहीं, गलत है ये ना। फिर क्या बोला? शेरशाह ने भूमि के मापन के लिए गज ए सिकंदरी एवं सन की डंडी का प्रयोग किया था, ये वाला सही है ना। तो क्या हो जाएगा सही? केवल 3 सही है, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 7 में क्या? इटली के एकीकरण का नेतृत्व किस राज्य ने किया था? इटली का एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो ये सार्डिनिया पिडमोंट ने किया था। सार्डिनिया पिडमोंट यहाँ पर करेक्ट आंसर है ना। इटली के एकीकरण का जनक किसे कहा जाता है मालूम? तो ग्यूसेप गेरिबाल्डी को कहा जाता है ना। ग्यूसेप गेरिबाल्डी याद रखना है ना, गेरिबाल्डी। इसको ना इटली के एकीकरण का जनक कहा जाता है गेरिबाल्डी को, है ना। ग्यूसेप गेरिबाल्डी को कहा जाता है। और जर्मनी के एकीकरण का नेतृत्व किसने किया था? तो बिस्मार्क ने किया था ना। बिस्मार्क ने किया था, याद रखना है ना। जैसे भारत का बिस्मार्क कहा जाता है ना सरदार वल्लभ भाई पटेल को, तो वो जर्मनी का एकीकरण किसका नेतृत्व किसने किया था? बिस्मार्क ने किया था, याद रखना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? सूची 1 को सूची 2 से मिलाना, लेखक है और कृति है। तो एक ये क्वेश्चन जो है ना लियोनार्डो दा विंची, बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में, ध्यान रखना है, रिपीट होते रहता है। तो ये किसका है मालूम? इसमें आपको ऑप्शन देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा, ये द लास्ट सफर का है ना। ये लेखक कौन है? तो लियोनार्डो दा विंची, है ना। सी का 3, अब सी का 3 जहाँ पर है उसको छोड़ के सब काटिए, है ना। सी का 3 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है ना। तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। बोकासियो, बोकासियो ये लेखक जो है एक किसका है ये? तो इसमें हो जाएगा बोकासियो की अगर बात करेंगे तो ये है इसका यूटोपिया का, यूटोपिया बोकासियो, है ना। यूटोपिया के लेखक कौन है? तो बोकासियो है। 1 का 4, अब 1 का 4 किसमें बच गया? ऑप्शन बी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन 1 का 4। एक मिनट यहाँ पर फिर से देखते हैं। जो बोकासिया, बोकासिया का कौन सा होगा मालूम? ये होगा मालूम, बोकासियो का होगा डेके मेरोन होगा, है ना। डेके मेरोन 1 का 1 होगा, ठीक है। 1 का 1, अब 1 का 1 ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। अब बाकी चीज़ मिला लेते हैं। थॉमस मूर, है ना। थॉमस मूर किसका है? तो थॉमस मूर का हो जाएगा ये यूटोपिया का, है ना। यूटोपिया के लेखक कौन हो जाएगा? थॉमस मूर हो जाएगा, ठीक है। और रही बात सी का, तो ये हो गया आपको द लास्ट सफर का लियोनार्डो दा विंची। और जॉन मिल्टन किसका है? तो जॉन मिल्टन हो जाएगा पैराडाइज लास्ट, है ना। तो पैराडाइज लास्ट ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? तो जॉन मिल्टन, है ना। पैराडाइज लास्ट जॉन मिल्टन, तो पैराडाइज लास्ट के लेखक कौन है? तो ये है जॉन मिल्टन, है ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9 में, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? तो भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है ना। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार क्रिस्टोदास पाल को कहा जाता है, ठीक है। यहीं पर अगर पूछे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है ना। मेटकाफ को मुक्तिदाता कहा जाता है, प्रेस का मुक्तिदाता किसे? चार्ल्स मेटकाफ को कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पर भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार हो गया ये क्रिस्टोदास पाल। इसी तरह आपसे पूछा था ना यात्रियों का राजकुमार, है ना, किसे कहा जाता है? ह्वेन सांग को, है ना। यात्रियों का राजकुमार
हेन सोंग को कहा जाता है, जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। यहीं पर है आपको क्या, ये है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ब्राह्मण समाज की स्थापना किया था 1828 में कोलकाता में, ठीक है। और भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। मेटकाफ क्या हो गया, प्रेस का मुक्तिदाता हो गया मेटकाफ, है ना, मुक्तिदाता मेटकाफ। इसको अच्छा हमेशा के लिए कैसे याद रखेंगे, जैसे मुक्तिदाता बोलते हैं तो आपको क्या बोलना, मुक्ति, है ना, मुक्ति मेटकाफ, है ना, याद रहेगा आपको, मुक्ति मेटकाफ, है ना। भारतीय प्रेस का समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसे, मुक्ति मेटकाफ को कहा जाता है ना। तो ये हो गया। और दीन बंधु मित्र, ये दीन बंधु मित्र किसे कहा जाता है मालूम, एंड्रयूज को कहा जाता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या है, महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। महालवाड़ी व्यवस्था के बारे में कौन सा सही है। देखिए पहला क्या है, यह व्यवस्था मार्टिन वर्ड द्वारा प्रस्तावित की गई थी, ये सही है। पूरे गांव या महाल को राजस्व संग्रह की इकाई बनाया गया, ये सही है। और यह मुख्यतः उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत और पंजाब में लागू हुआ था, ये भी सही है। इसमें राजस्व अस्थाई था, ये गलत है। इसमें राजस्व अस्थाई नहीं था, क्या था, इसमें अस्थाई नहीं था, है ना। तो 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। अच्छा ये तो आपको कई बार आप बताएं कि महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है, याद है ना। तो कमेंट करके बताइएगा आप लोग कि महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। और आप लोगों को कमेंट करके बताना है, क्योंकि कई बार आपको हम बता देते हैं। इसके साथ है ना 4 प्रश्न आपको हम बताते हैं, ठीक है। तो बाकी जो 3 है वो बता देते हैं आपको, और महालवाड़ी के बारे में आपको कमेंट करके बताना है महालवाड़ी व्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। देखिए अस्थायी बंदोबस्त का जनक पूछे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस होता है ना। अस्थायी बंदोबस्त वालिस और स्थानीय स्वशासन रिपन, स्थानीय स्वशासन रिपन। तो ये दोनों में कंफ्यूजन हो तो आपको याद करवाएं क्या, जो अस्थायी बंदोबस्त वालिस, जो कि भारत में पुलिस सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है, भारत में सिविल सेवा का जनक भी कॉर्नवालिस को कहा जाता है। अस्थायी बंदोबस्त का वालिस हो गया ना कॉर्नवालिस, ठीक है, याद रहेगा कॉर्नवालिस, एग्जाम में आया है बहुत बार, ध्यान रखना है ना। कॉर्नवालिस अस्थायी बंदोबस्त का जनक हो गया, और स्थानीय स्वशासन का जनक रिपन, है ना। रिपन वही जिसके समय में क्या हुआ था 1881 में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुई थी, वही रिपन है ना। 1881 में जो नियमित जनगणना की शुरुआत हुआ था, रिपन हो गया। स्थानीय स्वशासन, अस्थायी बंदोबस्त वालिस हो गया। और एक क्या आता है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था कौन है, थॉमस मुनरो, है ना। थॉमस मुनरो रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक है। महालवाड़ी व्यवस्था का आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 11 में क्या है, निम्नलिखित में से किसे लोकहितवादी कहा गया है। तो लोकहितवादी किसे कहा जाता है, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है, लोकहितवादी कहा जाता है, ठीक है, गोपाल हरि देशमुख को, ठीक है। अच्छा लोकहितवादी मतलब क्या होता है, एक लोकहितवादी यानी कि लोगों की सेवा करने वाला ना, लोकहितवादी यानी लोगों की सेवा करता होगा ना। तो इसी तरह एक और प्रश्न आपको रिलेट करके याद कराते हैं, ये सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, तो गोपाल कृष्ण गोखले है। कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। तो देखिए सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी मतलब क्या हुआ, भारतीय जो समाज के सर्वेंट्स यानी सेवक हो गया, तो वो भी क्या होगा, सेवा से रिलेटेड हो गया ना। तो उसमें भी गोपाल है, ठीक है। लेकिन अंतर है, ध्यान रखना, कंफ्यूजन ना हो, इसलिए दोनों को एक साथ बता रहे हैं। लोकहितवादी गोपाल हरि देशमुख, जबकि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, याद रहेगा ना, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। जैसे याद रख लेना, ठीक है। तो लोकहितवादी कहा गया किसे, गोपाल हरि देशमुख को, जबकि इंडिया सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। और रही बात क्या, जयप्रकाश नारायण मालूम है, तो ये कौन है, तो जननायक, है ना, जननायक कहा जाता है इनको, जयप्रकाश नारायण को, सॉरी क्या होता है, लोकमान्य और लोक नायक, सॉरी लोकनायक, है ना। तो लोकनायक कहा जाता है जयप्रकाश नारायण को, जबकि लोकमान्य किसे कहा जाता है, गोपाल कृष्ण गोखले को, है ना। सॉरी कन्फ्यूजन हो गया। लोकमान्य कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक को, ठीक है। अब फिर से समझिए एक बार, देखिए जयप्रकाश नारायण को क्या कहा जाता है, लोक नायक, है ना। जबकि बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, बाल गंगाधर तिलक को क्या कहा जाता है, लोकमान्य कहा जाता है, ठीक है। कन्फ्यूजन हो लेकिन गलत नहीं हो, कैसे याद रखना है, कन्फ्यूजन तो हो सकता है, कोई बात नहीं, लेकिन हमेशा तुरंत दिमाग में सही आंसर आ जाए। याद कैसे रखना है, तो सही आपको आंसर आ जाता है। तो देखिए लोकनायक ये हो गया कौन, जयप्रकाश नारायण। लोकमान्य तो ऐसे रिलेट करना है कि किसी को मान सम्मान करते हैं तिलक लगाकर, है ना, किसी को मान सम्मान करते हैं तिलक लगाकर। तो लोकमान्य जो हो गया कौन हो गया, लोकमान्य हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह रिलेट किए तो अभी क्या तुरंत दिमाग में आ गया कि नहीं यही आंसर गलत हो रहा है ना। तो इस तरह से याद कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन कभी भूल भी जाइएगा, तो आपको तुरंत दिमाग में आएगा नहीं ये होगा आंसर, है ना। 100% कन्फर्म ये होगा क्या, किसी को तिलक लगाते हैं, मान सम्मान करते हैं, तिलक लगा, तो लोकमान्य हो जाएगा तिलक, है ना, बाल गंगाधर तिलक हो जाएगा, ठीक है। और लोकनायक कौन हो जाएगा,
तो जयप्रकाश नारायण हो जाएगा ना। संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये जो कौन सा जेल से फरार हो गए थे? तो हजारीबाग सेंट्रल जेल से ये फरार हो गए थे ना। तो ये है जयप्रकाश नारायण। गोपाल हरि देशमुख के बारे में बता दें, लोकहितवादी। कर्पूरी ठाकुर को अभी 2024 में भारत रत्न मिला है, बिहार के, ध्यान रखना है। और मदन मोहन मालवीय जो कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक है, इनको भारत रत्न मिला है, और इन्हें महामना भी कहा जाता है ना। महामना किसे कहा जाता है? मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में विचार कीजिए और गलत कथन चुनिए। नेहरू रिपोर्ट के बारे में ना, तो इसके बारे में बताना है नेहरू रिपोर्ट के बारे में, तो गलत कथन बताना है। देखिए पहला क्या है? मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह रिपोर्ट तैयार की गई थी, ये बात सही है। इसने डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी, ये बात भी सही है कि डोमिनियन स्टेटस की मांग की थी। इसमें पृथक निर्वाचक मंडल का समर्थन किया था, ये गलत है। इसमें क्या हुआ था? नेहरू रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया था, है ना, विरोध किया था, ठीक है, यही वाला गलत हो जाएगा। और मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया था, तो ये सही है ना। तो पूछा था गलत कथन कौन सा है, तो केवल 3 वाला गलत है ना। केवल 3 किस में देख लीजिए, ऑप्शन ए में दिया हुआ है केवल 3 है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 13। 13 क्या है कि मिलान कीजिए संधियां और संबंधित राज्य। तो मिलान करते हैं सहायक संधि। सहायक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला कौन था मालूम? हैदराबाद का निजाम था ना। तो एक का यहाँ पर क्या होगा? बी, है ना। सहायक संधि जो कि लॉर्ड बेलेजली है ना, सहायक संधि का जनक किसे कहा था? लॉर्ड बेलेजली को, है ना। तो बेलेजली को कहा जाता है। ये हैदराबाद के निजाम ने सबसे पहले इस पर हस्ताक्षर किया था, हैदराबाद के निजाम ने, है ना। तो एक का बी हो गया। अब एक का बी से आंसर आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, लेकिन 2 ऑप्शन कट जा रहा है ना, एक का बी इसमें नहीं है और इसमें नहीं है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। बेसिन की संधि, है ना, ये इसका संबंध किससे हो जाएगा? बेसिन की संधि, तो ये हो जाएगा आपका ये पेशवा बाजीराव द्वितीय, है ना। 2 का सी होगा, ठीक है। एक का क्या बताए थे? बी बताए थे। सुरजी अर्जुन गांव की संधि, इसका संबंध किससे हो जाएगा? ये सिंधिया से हो जाएगा। कौन? सिंधिया। और 1801 की संधि हो जाएगा, ये आपका अवध के नवाब, है ना। 1801 की संधि अवध के नवाब हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया? एक का आपका हुआ बी, है ना, और बी, 2 का क्या हुआ? सी, और 3 का क्या हुआ? डी, और 4 का क्या हुआ? ए, यानी कि बी सी डी ए, बी सी डी ए ऑप्शन नंबर ए में ही दिख रहा है ना। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बी सी डी ए, बी सी डी ए, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वर्ष 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? वर्ष 1902 में पुलिस कमीशन किसकी अध्यक्षता में स्थापित हुआ था? तो आंसर क्या हो जाएगा? सर एंड्रयूज फ्रेजर, है ना। सर एंड्रयू फ्रेजर करेक्ट आंसर है, ठीक है। अच्छा ये कौन बता सकता है इस समय वायसराय कौन था, है ना? इसका आंसर बता सकते कोई? तो कमेंट में करके बताइएगा इस समय वायसराय कौन था, है ना। तो याद रखना है, देखिए 1899 से और 1905 तक जो भी कार्य होगा उसके बीच में वायसराय कौन रहेगा? तो कौन रहेगा? जो कि बंगाल विभाजन किसने किया था? बंगाल विभाजन लॉर्ड कर्जन, है ना। तो कर्जन का ही कार्यकाल था 1899 से 1905 तक। यानी कि ये जो पुलिस कमीशन की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था 1902 में, तो इसमें वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था, याद रखना है ना। अगर आपसे पूछे कि भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब पारित हुआ था? 1904 में। वायसराय कौन था? ये कर्जन था, है ना। बंगाल विभाजन किसने किया था? लॉर्ड कर्जन था, ठीक है। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, यानी कि इसके बीच में जो भी कार्य होगा लॉर्ड कर्जन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? जैसे स्वदेशी आंदोलन भी हुआ था इसी के समय ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन असत्य है ना। असत्य यानी कि गलत कौन सा इसमें है वो बताना है। तो काकोरी ट्रेन एक्शन जो है के दौरान अहमद अली नामक यात्री की मृत्यु हो गई थी, ये बात सही है। काकोरी कांड में क्रांतिकारियों के वकील पंडित जगत नारायण मुल्ला थे, ये वाला यहाँ पर गलत है। देखिए काकोरी कांड में क्रांतिकारियों के वकील थे, कौन कौन मालूम? तो क्रांतिकारियों के वकील ये था इसके जो है ना पंडित जगल नारायण मुल्ला नहीं थे। ये जो जगत नारायण मुल्ला है ये सरकारी वकील थे, है ना। कौन थे? ये सरकारी वकील थे। और क्रांतिकारियों की तरफ से जो लड़ा था वो था गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु, मोहनलाल सक्सेना, ये सब था बचाव पक्ष में, यानी कि क्रांतिकारियों के तरफ से ये केस लड़ा था। कौन कौन सा था? गोविंद बल्लभ पंत, यानी कि ये जो गोविंद बल्लभ पंत लिखा है ना, ये था किसके? इसमें था, है ना, आपका क्रांतिकारियों के वकील था ना, ये वाला यहाँ पर उल्टा लिखा है। तो क्रांतिकारियों के वकील थे गोविंद बल्लभ पंत, चंद्रभानु और मोहनलाल सक्सेना थे, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो लिखा है ये
क्रांतिकारियों के वकील ये पंडित जगत नारायण मुल्ला, ये गलत है ना। ठीक है, चलिए, और ये वाला क्या, काकोरी कांड में अभियोजन पक्ष के वकील गोविंद बल्लभ पंत थे, ये वाला गलत है। ठीक है, तो मतलब ये वाला यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन पूछा था क्या कि कौन सा असत्य है, यानी कि ये और ये गलत है ना। क्रांतिकारियों के वकील में हो जाएगा आपको कौन, गोविंद बल्लभ पंत क्रांतिकारियों के वकील, ये वाला इसमें होना चाहिए ना। ठीक है, तो यानी कि दोनों गलत है यहाँ पर, 2 और 3 है ना, 2 और 3 गलत है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है। द्वैत शासन का जनक किसे कहा जाता है, तो ये लियोनेल कर्टिस को कहा जाता है ना। लियोनेल कर्टिस को द्वैत शासन का जनक कहा जाता है ना। लेकिन लियोनेल कर्टिस ने द्वैत शासन को संवैधानिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया था ना, संवैधानिक सिद्धांत के रूप में विकसित किया था। द्वैत शासन जब भी आता है 4 प्रश्न आपको रिवीजन करवाते हैं, कौन कौन सा मालूम। देखिए ये क्या किया था, द्वैत शासन को ये विकसित किया था संवैधानिक सिद्धांत के रूप में। लेकिन सबसे पहले बंगाल में द्वैत शासन किसने लागू किया था, तो द्वैत शासन रॉबर्ट क्लाइव ने, किसने, रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में ये लागू किया था। फिर 1772 में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैत शासन को समाप्त कर दिया था। ठीक है, तो यही क्वेश्चन आता है कि बंगाल में द्वैत शासन सबसे पहले लागू किसने किया था, रॉबर्ट क्लाइव ने लागू किया था 1765 में, समाप्त किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त कर दिया था 1772 में। यही प्रांतों में द्वैत शासन कब लागू हुआ था, तो ये 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतों में लागू हुआ था। और केंद्र स्तर पर कब लागू हुआ था, 1935 के अधिनियम में लागू हुआ था। ठीक है, तो ये सब आपको याद रखना है, हमेशा आपको बताते हैं बार बार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन 1, कथन और कारण, क्या भारत के पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह उन्मग्न प्रकार के हैं और यहाँ प्राकृतिक पोताश्रय अधिक पाए जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर क्या सही है, पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट अधिक गहरा है और यहाँ नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती है, ये बात सही है ना। पूर्वी तट की तुलना में पश्चिमी तट जो है अधिक गहरा है, यहाँ नदियाँ डेल्टा नहीं बनाते। डेल्टा सबसे ज़्यादा किधर बनता है, इधर पूर्वी तट में ना, जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है ना, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो इधर बनाता है ना। ये दोनों कथन सही है, आंसर क्या हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कितने कथन सौर मंडल के बारे में सही नहीं है, यानी कि गलत कथन कौन कौन सा है सौर मंडल के बारे में। तो पहला क्या, सौर मंडल का निर्माण पृथ्वी समेत 8 ग्रहों से मिलकर करते हैं। तो सौर मंडल का निर्माण सिर्फ ये नहीं है मालूम, पृथ्वी सौर मंडल का निर्माण जिसमें 8 ग्रह भी है, सूर्य भी है, क्षुद्र ग्रह भी है, धूमकेतु, ये सब मिलाकर सौर मंडल कहा जाता है ना। तो ये 8 ग्रह मिलकर केवल सौर मंडल नहीं बन गया ना, तो ये गलत हो गया। फिर क्या है, सूर्य का आकर्षण बल सौर मंडल को बांधे रखता है, ये बात सही है। और सूर्य ब्रह्मांड के लिए प्रकाश एवं ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है, तो ये गलत है ना। सूर्य ब्रह्मांड के लिए नहीं बल्कि केवल सौर मंडल के लिए प्रकाश का स्रोत है, सौर मंडल के लिए ना, पूरे ब्रह्मांड के लिए नहीं बल्कि सौर मंडल के लिए प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, तो ये वाला यहाँ पर गलत है। ठीक है, यानी कि सही कौन सा हो गया, केवल 2 सही हुआ था, ये है ना। तो कितने पूछा क्या, कितने कथन, तो एक ही कथन सही है ना, ये 2 वाला एक ही कथन, यानी केवल एक आंसर हो जाएगा 18 का ए। कितने कथन सही है ना, देखिए क्वेश्चन अगर पूछा क्या कितने कथन सही है, तो एक सही नहीं है, अच्छा सॉरी सही नहीं है पूछा ना, तो 2 कथन सही नहीं है ना। आंसर क्या हो जाएगा, केवल 2, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। ठीक है, अच्छा सौर मंडल की खोज किसने किया था मालूम है, सौर मंडल की खोज किया था किसने, कोपरनिकस ने किया था ना। ग्रहों का गति नियम का नियम किसने दिया था, तो केपलर ने दिया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 में क्या, निम्न कथन पर विचार करना है ना। तो सही कूट का चयन करें, तो इसमें क्या बोला, सही कूट का चयन करें। देखिए सामान्यतः पार्थिव ग्रहों में 3 ग्रहों को शामिल किया जाता है। तो इसको बनाने के पहले ना इसका ऐसे समझिए, पहले देखिए सूर्य है ये, ठीक है, और सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह है उसको याद रखना है आपको, क्या, बुध है ना। आप याद कर लीजिएगा, बहुत आसानी से याद हो जाएगा आपको, 4 ग्रह के करके याद रखिएगा ना। ये सूर्य हो गया, और इससे दूरी के क्रम में ग्रह कौन कौन सा है, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। फिर यहाँ पर है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, ये 8 ग्रह है जो कि सूर्य से दूरी के क्रम में है। 8 ग्रह को याद कर लेना है, और ये सही क्रम है, याद कर लेना कैसे, 4 ग्रह के, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना। तो इस तरह 4 करके ये 8 याद हो जाएगा आसानी से ना। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल,
बृहस्पति शनि अरुण वरुण, यहाँ से कई प्रश्न बनेगा मालूम, इसलिए इसको ऐसे रट लेना है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण वरुण। अब जैसे आपसे पूछा जाता है कि सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो आंसर क्या लगा दीजिएगा, बुध। सबसे दूर का ग्रह कौन सा हो जाएगा, वरुण, है ना, समझ गए। यहाँ से कुछ ही पूछेगा, जैसे पूछेगा कि शुक्र किन दो ग्रहों के बीच है, सूर्य से दूरी के क्रम में शुक्र किन दो ग्रहों के बीच में है, तो बुध और पृथ्वी के बीच में। पृथ्वी किसके बीच में है, तो शुक्र और मंगल के बीच में, है ना। तो ये इस तरह से कई प्रश्न बन जाता है, ठीक है। अच्छा, यहीं पर क्या मालूम, यहीं पर है ये जो चार ग्रह है ना, फर्स्ट वाला जो सूर्य से सबसे नजदीक का चार ग्रह है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल। इसी के बाद यहाँ पर है क्या, ये बृहस्पति शनि अरुण वरुण, इधर जो राइट साइड है, यहीं पर बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह है। क्या है यहाँ पर, बीच में क्षुद्र ग्रह है, ठीक है। तो याद रखना है, बीच में क्या है, यहाँ पर क्षुद्र ग्रह है। और क्षुद्र ग्रह ये बीच में है, ठीक है। क्षुद्र ग्रह के लेफ्ट साइड चार ग्रह हो गया, और क्षुद्र ग्रह के राइट साइड चार ग्रह हो गया। तो क्षुद्र ग्रह का जो लेफ्ट साइड है चार ग्रह, उसको क्या बोलते हैं, आंतरिक ग्रह कहा जाता है। क्या, आंतरिक ग्रह बोलते हैं, या तो पार्थिव ग्रह कहा जाता है ना, पार्थिव या तो आंतरिक, है ना। तो आंतरिक ग्रह में कौन सा हो गया, या पार्थिव ग्रह कौन सा हो गया, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, ठीक है। अब बाह्य ग्रह में कौन सा हो जाएगा, तो बाह्य ग्रह में हो गया ये बृहस्पति शनि अरुण वरुण, ठीक है। अब समझ में आ गया सारी चीजें। पूछा जाएगा कि क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच है, तो कौन सा हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति के बीच, है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को बनाइए। क्या बोला कि सामान्यतः पृथ्वी पार्थिव ग्रह यानी कि आंतरिक ग्रहों में तीन ग्रहों को शामिल किया जाता है। क्या, गलत है, क्योंकि चार ग्रह होता है ना आंतरिक ग्रह में, कितना, चार ग्रह होता है, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना। तो ये वाला तीन बोला था, ये गलत हो गया। फिर क्या बोला, बुध शुक्र और मंगल को पार्थिव ग्रह कहा जाता है। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना, बुध शुक्र और पृथ्वी भी है ना पार्थिव ग्रह में, जैसे ये कथन और कारण में दिया हुआ है, तो ये तो गलत है, तीन बोला, और वही तीन को इसमें शामिल किया है, जो गलत है ना, क्योंकि तीन नहीं बल्कि चार होता है ना। तो बुध शुक्र और पृथ्वी भी होना है, यहाँ पृथ्वी भी होना चाहिए, पृथ्वी और मंगल, इसको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह कहा जाता है, यानी कि ये भी गलत हो गया ना। तो ये दोनों गलत हो गया। तो यानी कि पूछा था क्या कि सही कूट का चयन करे थे, या तो ना तो एक है ना ही दो सही है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। तो कभी भी पूछे कोई भी चीज़ आपको यहाँ पर बना लेना है ना। तो आपसे पूछेगा क्या, क्षुद्र ग्रह किसके बीच है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच है ना। क्षुद्र ग्रह के लेफ्ट साइड हो गया क्या, आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह, और क्षुद्र ग्रह के राइट साइड क्या हो गया, तो बाह्य ग्रह हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें, और इसमें बताया कि कौन सा सही है ना, कौन सा कथन सही है। तो इसको पढ़ते हैं। देखिए पहला स्टेटमेंट क्या लिखा है कि शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक है क्या। तो अब एक चीज वहीं से देखिए, ये भी प्रश्न है। एक चीज ये ध्यान रखना है कि केपलर ने क्या कहा था कि जो ग्रह सूर्य से जितना दूर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा, ठीक है, जितना दूर होगा। जैसे ये सूर्य है, आपको बताया था यहाँ पर ये सूर्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है, बुध बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, है ना, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, इधर क्या है, बृहस्पति शनि अरुण वरुण, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा, शुक्र ग्रह का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल, शुक्र यहाँ पर है, ठीक है, मंगल ग्रह के परिक्रमण काल से अधिक है क्या। ये गलत है। कैसे, कि जो केपलर ने क्या कहा था, जो सूर्य से जितना अधिक होगा उसका परिक्रमण काल उतना अधिक होगा, यानी यहाँ पर मंगल दूर है तो मंगल का अधिक होगा। जबकि यहाँ पर क्या लिख रहा है स्टेटमेंट में, शुक्र ग्रह का चारों ओर परिक्रमण काल मंगल से अधिक है, ये गलत हो गया, मंगल से कम होगा ना, मंगल का ज्यादा होगा क्योंकि मंगल दूर है ना। तो यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट गलत हो गया, ठीक है। क्या बोला, बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह है, तो ये गलत है ना। यहाँ पर क्या बताए थे, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, और यहाँ पर बृहस्पति शनि, है ना, अरुण वरुण, यही बताए थे ना, अरुण वरुण। और क्षुद्र ग्रह यहाँ पर बीच में बताए थे मंगल और बृहस्पति के बीच, है ना, मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्र ग्रह है। यहाँ पर क्या लिखा, बृहस्पति और शनि ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह है, तो ये गलत हो गया ना, मंगल और बृहस्पति के बीच है ना, तो ये भी गलत है, ठीक है। फिर क्या बोला, बुध शुक्र तथा शनि ग्रह अधिक घनत्व वाले ग्रह है, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो बुध शुक्र तो है लेकिन शनि नहीं, मालूम। एक चीज ध्यान रखना यहाँ पर, बुध शुक्र जो है ये तो पार्थिव ग्रह है, आंतरिक ग्रह है, ये होता है, और लेकिन शनि एक क्या गैसीय ग्रह है, इसका घनत्व सौरमंडल में सबसे कम है। शनि क्या है, सौरमंडल में सबसे कम घनत्व इसका, है ना। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हुआ, गलत हो गया। यानी कि पूछा था क्या, कौन सही है, तो कोई भी सही नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा एक चीज़ ये ध्यान रखना, आपको अच्छे से सभी प्रश्नों को समझने के लिए क्या टाइम लगता है, ठीक है। टाइम अगर देंगे तो अच्छे से समझ लेंगे, बाकी आंसर खाली टिक लगाना है तो आपको 40-45 मिनट में कहानी खत्म हो जाएगा, ठीक है। सबका टिक लगा देंगे, लेकिन आपको अच्छे से समझना है, अच्छे से याद हो जाना है, हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाना है। प्लस में क्या, हर एग्जाम में आपको काम आए, आपको एग्जाम में काम आए, आप सही से बना पाएँ, ठीक है।
तो उसमें क्या टाइम थोड़ा सा लगता है। आप ऐसे देखेंगे टाइम घंटा पर देखेंगे ना, 1.5 घंटा का वीडियो, 2 घंटा का वीडियो है, तो उसमें से फिर कोई फायदा नहीं है। मतलब आंसर कहीं लगाने वाला बहुत सारा वीडियो है, आंसर लगा लीजिए, तो उससे क्या फायदा जब एग्जाम में आप बना ही नहीं पाए, आपको समझ में नहीं आया, तो क्या फायदा वीडियो देखने का, या तो क्या फायदा टेस्ट लगाने का, खाली गिनती करना है कि हाँ 4 टेस्ट लगा लिए, 5 टेस्ट लगा लिए, गिनती से क्या होगा, गिनती से नौकरी नहीं होती है ना, जानकारी से नौकरी होती है। आप जानते हैं एग्जाम में वहाँ सही बनाना चाहिए ना, सही बनेगा तब। ऐसे क्या होता है खाली टिक लगा जाइए ना, अरे ये तो पढ़े थे यार, वहाँ पर मिस्टेक हो गया, ये तो पढ़े थे लेकिन वहाँ पर गलती हो गया, तो ये जल्दीबाजी में ही गलती होता है मालूम, खाली टिक लगाते जाइएगा ना, तो पढ़ा हुआ चीज़ वहाँ नहीं बना पाइएगा। समय दीजिएगा तो आप वहाँ पर बना पाइएगा। ठीक है, समय मांगता है, कोई भी चीज़ समय मांगता है, समय दीजिएगा तो आपकी रहेगी, समय नहीं दीजिएगा दूसरे की हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 21। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। देखिए, पश्चिम से पूरब तक भारत की वास्तविक दूरी 3214 किलोमीटर है क्या? तो ये तो आपको ऐसे देख लीजिए, तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई भारत का, और पश्चिम से पूरब की लंबाई, तो ये वाला क्या कम है ना? दो ही तो आता है, एक आता है 29-33, एक आता है 32-14, है ना? तो 29-33 ये क्या कम है, तो कम वाला ये होगा ना, पश्चिम से पूरब। ये क्या बोला, पश्चिम से पूरब, ये 32-14 गलत है, 32-14 ये वाला होगा ना, क्या होगा, उत्तर से दक्षिण जो होगा ये होगा 32-14, ठीक है, ये होगा 29-33, है ना? कहाँ से, तो इधर कच्छ से लेकर इधर अरुणाचल प्रदेश तक, है ना, 29-33, ठीक है, तो ये वाला गलत हो गया। फिर क्या बोला, भारत के पूर्व में हिंद महासागर और पश्चिम में अरब सागर स्थित है, तो क्या ऐसा है क्या? देखिए ये है भारत, भारत और अपना अगर देखेंगे तो ये पूर्व में क्या है, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, पश्चिम में क्या, अरब सागर, दक्षिण में क्या है, दक्षिण में हिंद महासागर। तो यहाँ पर क्या बोला, भारत के पूर्व में हिंद महासागर, गलत है, हिंद महासागर कहाँ है, दक्षिण में, है ना? समझ गए ना सारी चीज़ें। तो अब पश्चिम में क्या, अरब सागर, ये तो सही है, पश्चिम अरब सागर, पूर्व में क्या, बंगाल की खाड़ी, है ना? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, दक्षिण में हिंद महासागर, है ना, दक्षिण में हिंद महासागर है, तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या गलत है, दोनों गलत हो गए, समझ गए ना? और सही क्या है वो भी बता दिया आपको, है ना? तो क्या होगा, कौन सा कथन सही है, तो कोई भी सही नहीं है, दोनों गलत है। आंसर क्या हो जाएगा, 21 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 22 में, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन आपको बताना है। तो इसमें देखिए, हिमाचल जो है, हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है, तो ये यहाँ पर क्या सही है ना? हिमाचल जो है, हिमालय की महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ शिवालिक और दून है। अब बृहद हिमालय की चोटियों में भोटिया जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो ये भी यहाँ पर क्या सही है। फिर क्या बोला, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर कहा जाता है, ये गलत है। ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को दुआर नहीं कहा जाता है ना, बल्कि क्या कहा जाता है, देखिए अलग अलग जगहों पर हिमालय में ऊंचाई पर स्थित मुलायम घास के मैदान को उत्तराखंड में बुग्याल कहा जाता है। क्या बुग्याल कहा जाता है, या तो पमार कहा जाता है, बुग्याल, क्या बुग्याल कहा जाता है ना, बुग्याल कहा जाता है। और कश्मीर में इसे मर्ग कहा जाता है, क्या मर्ग, है ना, मर्ग कहा जाता है जो ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान को, ठीक है। तो ये द्वार कहीं नहीं, ये गलत हो गया। अब फूलों की घाटी जो है कुमायूं हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ये वाला सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा असत्य है, तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही असत्य है। नेक्स्ट क्या, अरुणाचल हिमालय में पाई जाने वाली पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या है, पूर्व से पश्चिम की ओर सही क्रम क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा मिस्सी, अबोर, मीरी और डाफला, है ना, मिस्सी, अबोर, मीरी, डाफला करेक्ट आंसर है 23 का भी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भाबर मैदान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो कौन सा सत्य नहीं है इसमें, तो पहला क्या, यह शिवालिक गिरिपाद में 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है, ये बात सही है ना। भाबर जो है क्षेत्र जो है, ये शिवालिक पाद में, जैसे कि भाबर जो होता है ना, ये शिवालिक पाद में जो है ये 8 से 10 किलोमीटर चौड़ाई में फैला है, ये बात सही है। यहाँ पर नदियों द्वारा भारी मात्रा में बड़े सैल वो गोलास में जमा कर दिए जाते हैं, ये बात भी सही है ना, ये सैल और गोलास में जमा कर दिए जाते हैं, ये भी सही है। और यहाँ पर सभी नदियाँ पुनः प्रकट होती है, ये वाला गलत है ना, यहाँ पर सभी नदियाँ पुनः प्रकट नहीं होती है ना, ये वाला गलत है। केवल 1 और 2 सही है। पूछा था क्या कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में मिस्टेक है, मालूम प्रिंटिंग मिस्टेक है। यहाँ पर पूछा क्या सही लिख दिया, और यहाँ पर पूछा कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो नहीं, यही वाला, यही इसी तरह से बताना है इसको, कौन सा सही नहीं है। तो इसमें 3 वाला सही नहीं है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, 24 का सी, ठीक है, 24 का सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या, प्रायद्वीपीय पठार के संदर्भ में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें, और कौन सा कथन
गलत है प्रायद्वीपीय पठार के बारे में। यह केवल आग्नेय चट्टानों से बना है, केवल आग्नेय चट्टानों से नहीं बना है ना, ये गलत हो जाएगा। केवल आग्नेय नहीं, बल्कि इसका मुख्य आधार जो है ग्रेनाइट और निश चट्टान है। क्या ग्रेनाइट और निश चट्टान है, लेकिन इसमें कायांतरित और भ्रंश घाटियों में अपसादित चट्टानें भी पाई जाती है ना, इसलिए ये वाला केवल जो लिखा ये गलत हो गया। आगे क्या, यह प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा, ये बात सही है ना, जो आपको बताते हैं कि भारत का जो है ये प्रायद्वीपीय भाग जो है सबसे, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है ना, सबसे प्राचीन है। और सबसे नवीनतम कौन सा, उत्तर भारत का विशाल मैदान होता है ना, तो इस सबसे प्राचीनतम भूभाग का हिस्सा, ये बात सही है। फिर क्या, इसकी औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर तक है, ये वाला सही है। तो पूछा कौन सा गलत है, केवल एक गलत है ना, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 26, इसमें क्या है, मेघालय के पठार के संबंध में। अब देखिए क्वेश्चन भी ने ऐसा दिया हुआ है ना, जो कि आपको बिहार दरोगा पीटी में पूछा गया था, सब ज्यादातर क्वेश्चन उसी टाइप से ना कथन कारण में दिया हुआ है, इसलिए इसमें टाइम लगेगा आपको ना। एक होता है ना कि एक लाइन वाला क्वेश्चन है, इसको देखें इसका आंसर लगा दिए, तो वो वाला नहीं मालूम, देख रहे हैं 3-3 कथन, और उसमें से भी चुनना है आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है। ये सारा क्वेश्चन क्या टाइम टेकन वाला है ना, सभी क्वेश्चन हार्ड इसमें दिया हुआ है, इसलिए क्या है आपको इसमें टाइम लगेगा। और इसको जब बना लेते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस रखते हैं, तो वहाँ एग्जाम में क्या है आपको भारी नहीं लगता है ना। मेघालय के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें देखिए पहला क्या है कि मेघालय का पठार पूर्वी दक्षिणी हिमालय का विस्तारित भाग है, पूर्वी दक्षिणी हिमालय का विस्तारित भाग है, तो ये वाला यहाँ पर क्या गलत है ना। मेघालय का पठार क्योंकि प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है, किसका है, प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा है, ठीक है, ये वाला गलत हो गया। फिर क्या बोला, मेघालय के पठार पर खनिज पदार्थों के निक्षेप नहीं मिलते हैं, ये वाला गलत है ना। मेघालय के पठार में खनिज निक्षेप प्रचुर मात्रा में होता है, ठीक है, ये वाला गलत हो गया। मेघालय के पठार पर अवस्थित चेरापूंजी नग्न चट्टानों से ढका है, तो ये वाला सही है, यानी केवल 3 सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, केवल 3 सही हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्न कथनों पर विचार करें और सही कूट का चयन करें। तो भारत में प्रायद्वीपीय नदियां सामान्यतः पश्चिम से पूर्व की तरफ बहती है, तो प्रायद्वीपीय जो नदियां निकलने वाली है पश्चिम से पूर्व की ओर बहती है, ये बात सही है ना। गंगा गोदावरी है ना, दामोदर और कृष्णा कावेरी, ये सब है ना पूर्व की ओर बहती है, ठीक है। तो उसके बाद क्या बोला, प्रायद्वीपीय पठार मैदानी भाग से ऊंचा है, प्रायद्वीपीय पठार जो है मैदानी भाग से ऊंचा है, तो ये वाला सही है। ये भी दोनों कथन सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है ना, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है। हिमालयी नदियाँ अपने प्रवाह के क्रम में मध्य एवं निचले भागों में किस प्रकार की आकृति का निर्माण करती है, तो इसमें किस प्रकार की आकृति का निर्माण करेगा, तो इसमें है कौन कौन सा मालूम, इसमें आपको देखिए लेगुन झील का निर्माण नहीं करती, ठीक है, बाकी जड़ोड़ पंख का निर्माण करती है, विसर्प नदियां बनाती है, बाढ़कृत मैदान बनाती है, डेल्टा का निर्माण करती है ना हिमालय नदियां, ठीक है, तो ये सब करती है, जड़ोड़ पंख, विसर्प नदियां, बाढ़कृत मैदान और डेल्टा का निर्माण। 2 3 4 5 है ना, 2 3 4 5 आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है करेक्ट आंसर है, ठीक है ना। लेगुन का निर्माण कर बात करेंगे तो लेगुन का निर्माण नदियां नहीं करती, बल्कि यह समुद्र तटीय आकृति है ना, क्या है, समुद्र तटीय आकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निषेचन के बाद उस निषेचन के बाद और उसके बाद की घटनाओं के बारे में कौन सा कथन गलत है, तो इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। देखिए पहला क्या है कि निषेचन के बाद युग्मनज में अनेक विभाजन होते हैं, ये बात सही है। बीजांड में एक कठोर आवरण विकसित होता है और यह बीज में बदल जाता है, ये भी सही है। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण स्वपरागण कहलाता है, गलत है। पराग कणों का एक पुष्प से जब दूसरे पुष्प पर स्थानांतरण हुआ तो स्वपरागण नहीं कहलाता है, वो क्या कहलाता है, पर परागण कहलाता है। क्या, जैसे दूसरे पर स्थानांतरण हुआ तो पर परागण हो गया ना, ये वाला स्वपरागण गलत है ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पूछा था कौन सा गलत है, यही आंसर हो जाएगा। अंडाशय तीव्रता से वृद्धि करता है और परिपक्व होकर फल बनाता है, ये बात सही है। क्वेश्चन नंबर आपका है 30, इसमें क्या लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो यह केवल राजस्थान में बहती है, तो लूनी नदी के बारे में ये गलत है ना। यह थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, तो लूनी नदी के बारे में कौन सा कथन सही है, तो ये थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, ये बात सही है। कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है ना, और यह गुजरात और राजस्थान की सीमा बनाती है, और यह कच्छ की खाड़ी में जा मिलती है, तो ये वाला सही है। तो कच्छ की खाड़ी में जा मिलती लूनी नदी मालूम, देखिए लूनी नदी पश्चिम की ओर बहने वाली कितनी नदी मालूम,
पश्चिम की ओर बहने वाली जो प्रमुख नदी है, यहाँ पर आपको याद करवाते हैं जो 5 प्रमुख नदी है जो आपसे पूछा जाता है। 5 प्रमुख नदी जो है ना पश्चिम की ओर बहने वाली कौन कौन सा है? साबरमती है और लूनी नदी है, और कौन कौन सा है? साबरमती, लूनी, माही और नर्मदा और ताप्ती है ना। याद रखना, एक लाइन लिख लीजिएगा आप इसको, साला मानता नहीं, ठीक है, साला मानता नहीं। इससे 5 नदी जो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है, क्या? साबरमती, लूनी, मानता से हो जाएगा माही, नर्मदा, ताप्ती। क्या होगा? माही, नर्मदा, ताप्ती, ये पश्चिम की ओर बहती है, ठीक है। इसमें से जो 4 नदी है, साबरमती और इसमें माही नदी, नर्मदा नदी, ये क्या अरब सागर में गिर जाती है, लेकिन लूनी नदी जो है ये कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। क्या? ये अरब सागर में नहीं गिरती है लूनी नदी, याद रखना है ना। पूछ लेगा इनमें से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, तो लूनी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है, ठीक है। लूनी नदी क्या कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, ठीक है। तो ये आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। ये पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपसे ये बन जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए यहाँ पर ये इसको नोट कर लीजिएगा, साबरमती, लूनी नदी, माही नदी, नर्मदा और ताप्ती है ना। मानता से क्या हो गया? माही, नर्मदा, ताप्ती हो गया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए यहाँ पर तो क्वेश्चन नंबर आपका है 30 का क्या हो गया? लूनी नदी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ये थार मरुस्थल में लुप्त हो जाती है, यानी कि जो है ये समुद्र तक नहीं पहुंच पाती है ना। ये गुजरात के कच्छ के रण के दलदली क्षेत्रों में ये सूख जाती है ना। तो ये अगर ऑप्शन के अनुसार से सबसे उपयुक्त आंसर आपका यही होगा ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 30 का यहाँ पर बी सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 31 में क्या है? भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन सा है? तो भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक में ये सभी हो जाएगा ना, यानी कि अक्षांश वो देशांतर, ये भी जलवायु प्रभावित करता है भारत के। अल नीलो ला नीला ये भी करता है, समुद्र तल से दूरी व ऊंचाई ये भी करता है, हिमालय पर्वतमाला ये भी करता है ना। ये सभी सही हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है कि यदि हम किसी भारी बक्से को धीरे से धकेलते हैं और वह नहीं खिसकता है तो इसका अर्थ है कि उस पर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है, ये गलत है ना। बल इस पर कार्य कर रहा है, मान लो बल का भले कार्य कुछ नहीं हुआ लेकिन बल इस पर तो कार्य कर रहा है ना, बल आप लगाएं बल कार्य कर रहा है, ठीक है। तो फिर क्या हुआ? घर्षण बल धकेलने वाले बल को ये संतुलित करता है। क्या करता है? घर्षण बल जो है उसका ये धकेलने आप जो बल लगा रहे हैं उसको संतुलित कर रहा है ना। तो ये क्या दोनों कथन सही है ना। 32 का आंसर क्या हो जाएगा? दोनों कथन सही नहीं, मतलब पहला तो क्या लिखा मालूम कि बल कार्य नहीं कर रहा, ये गलत हो जाएगा। बल कार्य कर रहा है ना, बल कार्य करता है, यानी कि ए गलत आर सही हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा 32 का, डी यहाँ पर सही होगा ना। क्या होगा? ए गलत आर सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 33 में क्या? गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के महत्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार करना है और कौन सा कथन सही है ये आपको बताना है। देखिए पहला क्या है? यह नियम हमें पृथ्वी से बांधे रखने वाले बल की व्याख्या करता है, तो ये बात सही है। सूर्य के चारों ओर ग्रहों की गति की व्याख्या भी इसी नियम के द्वारा किया जाता है, ये भी सही है। चंद्रमा और सूर्य के कारण आने वाला ज्वार भाटा जो है गुरुत्वाकर्षण बल से संबंधित नहीं है, ये वाला गलत है, गुरुत्वाकर्षण बल से ही संबंधित होता है ना। तो एक और दो सही है, यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? एक ऑप्शन नंबर ए है, 33 का एक करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 34 है। इसमें क्या? आर्किमिडीज के सिद्धांत के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आर्किमिडीज के सिद्धांत के बारे में कौन सा कथन गलत है पूछा है। तो पहला क्या? देखिए उत्प्लावन बल का परिमाण जो है अलग अलग तरल पदार्थों में एक ही वस्तु के लिए भिन्न हो सकता है, ये बात सही है। और जब वस्तु पानी में पूरी तरह से डूब जाती है तो उसके बाद उत्प्लावन बल का मान अस्थिर हो जाता है, ये बात भी सही है। आर्किमिडीज ने इस सिद्धांत की खोज प्रयोगशाला में रसायनों के साथ प्रयोग करते समय किया था, ये गलत है ना। आर्किमिडीज जो इस सिद्धांत का प्रयोग कैसे किया था? तो ये इस सिद्धांत को खोजे ना बाथ टब में नहाते समय किया था, बाथ टब में ये नहाते समय किया था ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा सीधे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है? सीधे विद्युत धारावाही तार के निकट चुंबकीय क्षेत्र का सही वर्णन है। तो आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक तार के चारों ओर क्षेत्र रेखाएं संकेंद्री वृत्तों के रूप में होती है जिनका केंद्र तार होता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अस्थिर आयतन पर किसी निश्चित मात्रा वाली गैस का दाब उसके परमताप के समानुपाती होता है। गैस का दाब यानी कि प्रेशर है ना, और क्या बोला? उसके परमताप यानी कि तापमान टेम्परेचर
के समानुपाती होता है, यानी कि P समानुपाती T, है ना। और ये बोल रहा है कि यह निम्नलिखित में से कौन सा नियम है, बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा? पढ़े होंगे जरूर आप, है ना। तो क्या होता है, कई बार कन्फ्यूजन हो जाता है। तो बस ये आपको सिंपल सा क्वेश्चन क्या हो गया कि P समानुपाती दाब और जो है तापमान के समानुपाती जो है ये कौन सा नियम है ना। 3 नियम जो प्रमुख होता है, चार्ल्स का नियम, बॉयल का नियम, गेलुसाक का नियम, इसमें से बताना ये किसका नियम है ये। तो इस टाइप के प्रश्नों को जैसे आप ये वाला लिखें, दिमाग में तुरंत आंसर आ जाए, तो इसको कैसे आप याद करिएगा मालूम, कभी भूलिएगा नहीं, इसको ऐसे याद करिए। देखिए, एक आपको ट्रिंगल बना लेना है, ठीक है, आपने नोट कर लीजिएगा इसको, ठीक है। ट्रिंगल बना लिए, इसमें देखिए 3 जो होता है ना, बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक का नियम। तो यहाँ पर लिखना है बी, है ना, बी क्या हो गया, बॉयल का नियम, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, चार्ल्स का नियम, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो गया, गेलुसाक का नियम, ठीक है। BCG, इसको याद ऐसे रखना है। इसको क्लॉकवाइज घुमाना है, जैसे अच्छा जैसे आप कभी ट्रायंगल बनाए, ठीक है, आपको ये वाला बी यहाँ रखना है, सी यहाँ रखना है, जी यहाँ रखना है, कैसे ध्यान रखेगा, तो इसको क्लॉकवाइज घुमाना है ना, बी से कहाँ रखना है, यहाँ पे बेस पे रखना है, ठीक है। इसको कहाँ रखना है, बेस पे, क्योंकि यहाँ पर अभी और रखाएगा क्या, कोने में और रखाएगा क्या, पी रखाएगा, है ना, पी यहाँ रखाएगा, भी, ठीक है, यहाँ रखाएगा टी, है ना, ये क्या, पी से प्रेशर, बी से वॉल्यूम आयतन, और टी से टेम्परेचर, ठीक है। और ये जो क्या है, BCG, ये है आपका नाम, है ना, किसका कौन सा सिद्धांत, कौन सा नियम है ना। तो इसको ऐसे रखना है, बेस पे रखना है, बी को कहाँ रखना है, बेस पे, कोने पे नहीं। तो ऐसे रिलेट कर लेना क्या, बेस पे बी, बी कहाँ रखाएगा, बेस पे, आधार पे, ठीक है। तो ऐसे रिलेट होगा, कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहाँ पे कोने पे। तो जैसे रिलेट कर दिया ना आपको, बी से बेस पे रखिएगा इसको, ठीक है, बेस पे। और इसको क्या, BCG टीका लगाते हैं ना, तो उसको है ना BCG बोलते हैं, तो इसको BCG क्लॉकवाइज घुमाना है, BCG, है ना, ये हो गया। और पीवीडी, अब एक समीकरण देखते हो ना, आदर्श गैस का समीकरण में वो पीवीटी मिलता होगा, तो ये भी क्या, क्लॉकवाइज पीवीटी कर दीजिएगा, या पी है, यहाँ कोने में भी है, और यहाँ पर क्या होगा, टेम्परेचर हो गया, ठीक है। अब देखिए, आपसे जो पूछा जाए क्या, देखिए यहाँ जो गेलुसाक का नियम है ना, तो गेलुसाक का नियम क्या होगा, देखिए इसमें क्या है, गेलुसाक में क्या है, यहाँ पर देखिए पी है और टी है, तो ये तो पूछा था आपसे, पी समानुपातिक टी किस में आएगा, गेलुसाक का नियम में आएगा। अगर यहाँ से देखते भी और टी आता, जैसे इसमें क्या है, चार्ल्स का नियम में क्या, भी समानुपाती टी है ना, तो ये अगर आता तो ये क्या होता है, चार्ल्स का नियम में हो जाता। अच्छा, दिमाग में कैसे आता है आंसर ये, तो BCG है ना, तो BCG तुरंत दिमाग में ये वाला पार दीजिए, और तुरंत सभी का आंसर आ जाएगा, तुरंत आपको तीनों का, है ना। तो भी और टी क्या हो गया, आयतन और ये ताप के समानुपाती होगा, ये किसका है, चार्ल्स का नियम में है, ठीक है। और यहाँ पर बच गया बी, तो बी वाला में क्या आएगा, प्रेशर और वॉल्यूम आएगा, है ना, ये क्या होगा, दाब और आयतन आएगा, है ना। तो दाब और आयतन में इसमें क्या होता है, दाब और आयतन में ये जो आयतन होता है ना, भी, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है किसका, दाब का, है ना, प्रेशर का। भी व्युत्क्रमानुपाती 1/p होता है, ठीक है। तो भी और पी वाला आता, तो आंसर क्या लगाते हैं, बॉयल का नियम आया। क्या आपसे पूछा था कि दाब और उसके ताप, यानी कि दाब, प्रेशर और ताप पूछा था, तो ये क्या होगा, गेलुसाक का नियम हो गया, समझ गए। एक दो बार खाली खुद से जब पारिएगा ना, आसानी से याद हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसमें सब में समानुपाती होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर समानुपाती हो गया, भी समानुपाती टी, यहाँ पर पी समानुपाती टी हो गया, लेकिन यहाँ पर भी समानुपाती नहीं है, बल्कि व्युत्क्रमानुपाती है ना। भी व्युत्क्रमानुपाती पी है, यानी आयतन जो है दाब का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको कैसे आपको कंफ्यूजन दूर करना है कि ये वाला व्युत्क्रमानुपाती होगा, तो ऐसे करिएगा। देखिए, ये जो टी है ना, इसके सामने क्या है, बॉयल का नियम के सामने क्या है, टी, तो टी क्या है, टेम्परेचर। अच्छा, एक चीज ये भी ध्यान रखना है, जिसके सामने जो चीज है वो स्थिर रहेगा, जैसे बॉयल का नियम स्थिर क्या रहेगा, टेम्परेचर। और ये जो ये क्या है, चार्ल्स का नियम, चार्ल्स का नियम के सामने क्या है, ये दाब, ये इसके सामने दाब है, यानी कि दाब अस्थिर रहेगा इसमें, ठीक है। जैसे गेलुसाक का नियम में क्या, तो आयतन अस्थिर है, गेलुसाक के नियम में सामने क्या है, वॉल्यूम, ये क्या अस्थिर रहेगा, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, ये जो व्युत्क्रमानुपाती हुआ था, इसको रिलेट से करना है, टी के सामने है ये ना बॉयल का नियम, तो टी वाला क्या, टेम्परेचर, यानी कि टी टेढ़ा होगा, इसके सबके सीधा हुआ था, ये टेढ़ा होगा, है ना। भी व्युत्क्रमानुपाती पी होता है, ठीक है, ये क्या हो गया, टेढ़ा हो गया, ठीक है। तो टेढ़ा वाला किस में होगा, तो टेम्परेचर, यानी कि ये वाला, इसको बैठाइएगा जैसे ही आपने समझ में आ जाएगा ना। तो बी के सामने बॉयल का नियम में क्या होता है, ये टेढ़ा होता है, क्योंकि बॉयल के नियम में क्या होता है, टेम्परेचर अस्थिर होता है, टेम्परेचर यानी टेढ़ा वाला, ठीक है। इस तरह से ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए एक बार फिर आप इसको बस इसको याद रखना है, आपको सब समझ में धीरे धीरे आने लगेगा, ठीक है। क्या करना है, जैसे जैसे बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम, गेलुसाक का नियम, कुछ भी पूछेगा तो क्या करना है, BCG क्लॉकवाइज करना है, BCG, समझ गए। और PVT, पी भी और टी, समझ गए। तो अब जो भी पूछेगा, जैसे यहाँ पर आपसे पूछा था पी और टी वाले में, तो यह गेलुसाक का नियम हो गया, भी और टी रहेगा, है ना, आयतन और टेम्परेचर रहेगा, चार्ल्स का नियम हो गया, और आयतन और दाब रहेगा, है ना, समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बॉयल का नियम हो जाएगा, ठीक है। ये सब समझ गए, तो इसको ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो अब देखिए यहाँ से पूछा था, अब आंसर आसानी से निकल गया। आपसे क्या पूछा, दाब, है ना, गैस का दाब, यहाँ पर देख लीजिए, गैस का दाब यानी कि BCG, टीका लगा दीजिए इसको,
और PVT, ठीक है। आप पूछा था कि आपसे दाब यानी कि P, है ना, और उसके परम ताप यानी कि T, तो ये किस में आ रहा है, गेलुसाक का नियम, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, समझ गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या, कार्बन के अपरूप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है। तो कार्बन के उपरूप में कौन सा कथन सही है, देखिए पहला क्या है, कार्बन के केवल क्रिस्टलीय अपरूप होता है, ये गलत हो गया है, क्योंकि कार्बन के क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय दोनों अपरूप होता है ना, दोनों प्रकार होता है इसका, ठीक है। तो ये वाला गलत हो गया। फिर क्या है, हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के दो क्रिस्टलीय अपरूप है, ये बात सही है। हीरा पृथ्वी पर पाए जाने वाला सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, ये भी सही है। दोनों कथन सही है यहाँ पर, 2 और 3 मतलब सही है यहाँ पर। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एथेनोइक अम्ल यानी कि सिरका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा सही है। तो एथेनोइक इसका देखते हैं कि कौन सा सही है। तो इससे सामान्यतः एसिटिक एसिड कहा जाता है, ये बात सही है ना। और इसका जो जल के साथ 5 से 8% बिलियन जो है सिरका कहलाता है, ये सही है। शुद्ध एसिटिक एसिड को इसके गलनांक के कारण गैलिशियम एसिटिक एसिड भी कहते हैं, ये बात भी सही है। तीनों कथन सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। अच्छा, ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछा गया है एग्जाम में कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक एसिड पाया जाता है, ध्यान रखना है एसिटिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 39, इसमें क्या है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कौन सा कथन सही है। तो सभी धातु ऑक्साइडों की प्रकृति क्षारकीय होती है क्या। अब एक चीज ऐसे समझना, मालूम, पहले इसको याद करिए। देखिए धातु जो रहेगा, धातु का ऑक्साइड क्या होगा और अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, ठीक है। देखिए इसको धातु का जो ऑक्साइड होता है ना, वो क्या होता है, क्षारीय होता है, ठीक है। कैसा होता है, धातु का जो ऑक्साइड होगा ये क्षारीय होगा और वो धातु का जो ऑक्साइड होगा अम्लीय होगा। अच्छा, ये आपको याद कर लिए, लेकिन एग्जाम में आएगा तो उस समय क्या होगा, अरे धातु का क्षारीय था कि अधातु का क्षारीय था, तो एग्जाम में क्या दिक्कत हो जाएगा, है ना, कन्फ्यूजन हो जाएगा। इसको कन्फ्यूजन ना एग्जाम में याद रहे, कैसे याद रहेगा, देखिए ओ धातु, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, हमेशा के लिए कंफर्म हो गया कि अधातु अम्लीय, अधातु अम्लीय, ओ से अधातु अम्लीय, ठीक है। और धातु वाला क्या होगा, अम्लीय होगा। धातु का ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय होगा, समझ गए। अधातु का अम्लीय और धातु का ऑक्साइड क्या होगा, क्षारीय होगा। तो अधातु से ओ से अधातु, ओ से अम्लीय, समझ गए। तो इस तरह से अधातु का ऑक्साइड क्या होगा, अम्लीय होगा। अब यहाँ पर क्या बोला कि सभी धातु ऑक्साइड के तो क्षारीय, तो ये तो कुछ तो बात सही है यहाँ पर कि धातु का सभी क्षारीय होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, ये गलत इसलिए है कि सभी धातु जो है ना ऑक्साइड क्षारीय नहीं बल्कि कुछ उभयधर्मी भी होता है। क्या होता है, कुछ उभयधर्मी भी होता है, तो इसलिए ये वाला गलत हो गया। बोला कि सभी धातुओं का ऑक्साइड क्षारकीय होता है, ये गलत है। क्षारकीय तो होता है बल्कि उभयधर्मी भी होता है ना, तो सभी खाली टोटल का इसी में एक ही में डाल दिए, इसलिए गलत हो गया ना। तो फिर क्या बोला आगे कि चांदी और सोना जल के किसी भी रूप से कोई अभिक्रिया नहीं करता है। तो क्या बोला, चांदी और सोना जल के किसी भी रूप से अभिक्रिया नहीं करता, ये बात सही है, मालूम, ये क्या यहाँ पर सही है ना। चांदी और सोना को अगर पानी में डाल देंगे तो कोई भी अभिक्रिया नहीं करती है ना। और ये क्या Al2O3 और जिंक ऑक्साइड जो है ये उभयधर्मी ऑक्साइड है, ये भी सही है। ये दोनों क्या उभयधर्मी ऑक्साइड है, तो केवल 2 और 3 सही है। आंसर क्या हो जाएगा, 39 का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1, 2 और 3 सही होगा। अच्छा, ये वाला याद हो गया ना, धातु क्या होगा, क्षारीय, अधातु पूछेगा तो क्या बताइएगा, अम्लीय होता है ना। नेक्स्ट क्या है, जल की अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए प्रयोग की जाने वाली विधि कौन सा है। जल की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए कौन सा, उबालना, उबाल कर आप कर सकते हैं अस्थायी कठोरता को दूर, और क्लार्क विधि से दूर किया जाता है ना। 1 और 2 सही है, आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। और अस्थायी कठोरता ये तो क्या, वो अस्थायी, और अस्थायी कठोरता कैसे दूर करते हैं, तो वॉशिंग सोडा द्वारा, धोवन सोडा से दूर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चयन करना है। तो इसमें सही कथन बताना भैया। देखिए इसमें क्या है, पहला क्या बोल रहा है कि एक्स किरणों की तरंगदैर्घ्य बहुत अधिक होती है, ये वाला गलत है। सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य किसका होता है मालूम, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य होता है रेडियो तरंग का। किसका होता है, रेडियो तरंग का। सबसे कम होता है गामा किरण का, तो रेडियो तरंग का सबसे अधिक होता है, एक्स किरण का नहीं होता है ना। फिर क्या बोला, एक्स किरणों की खोज विल्हेम रोएंटजन ने किया था, तो एक्स किरणों की खोज रोएंटजन ने किया था, ये बात सही है। फिर क्या बोला, हेनरी बेक्यूरेल ने रेडियो सक्रियता की खोज किया था, ये बात सही है ना। रेडियो सक्रियता खोज किसने किया था, हेनरी बेक्यूरेल ने किया था। हाइड्रोजन के समस्थानिक ड्यूटेरियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ये गलत है। हाइड्रोजन कितने समस्थानिक होता है, 3 समस्थानिक होता है, एक प्रोटियम, एक ड्यूटेरियम, एक ट्राइटियम, है ना। प्रोटियम में क्या होता है, तो एक केवल एक मतलब कि उसका परमाणु संख्या होती है
प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। पहले वाले में क्या है, न्यूट्रॉन नहीं होता, दूसरे वाले में क्या एक न्यूट्रॉन होता है, तीसरे वाले में क्या होता है, 2 न्यूट्रॉन होता है ना। तो ड्यूटेरियम में बोला कोई न्यूट्रॉन नहीं होता, ये गलत है। ड्यूटेरियम में क्या एक न्यूट्रॉन होता है ना, ये वाला भी गलत हो गया। 2 और 3 केवल सही था, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन कहाँ सूक्ष्म जीव नहीं पाए जा सकते हैं। सूक्ष्म जीव कहाँ नहीं पाए जा सकते हैं, तो सूक्ष्म जीव आपको हर जगह मिल जाएगा। यहाँ देखिए, बर्फीले क्षेत्रों में मिल जाएगा, और गर्मी स्रोतों में, और मरुस्थल में, दलदली क्षेत्रों में, सब जगह मिलेगा। कहाँ पूछा नहीं, 3 में से कोई नहीं आंसर होगा ना। तो 42 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 43, इसमें क्या है, लसिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और सही आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए क्या है, लसिका को उत्तक तरल भी कहा जाता है, ये बात सही है। यह रुधिर के प्लाज्मा की तरह ही होता है, लेकिन यह रंगहीन होता है, ये बात सही है। इसमें प्लाज्मा की तुलना में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये गलत है ना। प्लाज्मा की तुलना में प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक होती है, ये गलत है ना। केवल 1 और 2 सही होगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर। ठीक है। अच्छा, लसिका किसको बोलते हैं मालूम है, LYMPH है ना, लिम्फ। लिम्फ क्या है, लसिका है ना, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, लसिका। लसिका का होता है जो जैसे ब्लड, जो रक्त नलियों में ब्लड जो चलता है ना, तो क्या हृदय से पंप मतलब प्रेशर मारता है, तो इससे क्या होता है, ये जो नली से है ना कुछ जो है पता है रीस कर बाहर आ जाता है। ठीक है। और शरीर के अंगों में क्या जमा हो जाता है, यही लिम्फ कहलाता है, लसिका। लसिका में क्या होता है, जब ये बाहर होता है, देखिए रक्त में क्या होता है, आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, केवल इसमें से डब्ल्यूबीसी ही बाहर निकल पाता है ना। यानी कि लिम्फ में क्या होगा, प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी होगा, आरबीसी नहीं होता, ध्यान रखना है। लाल रक्त कोशिका नहीं होता है ना इसमें, क्या इसलिए रंगहीन होता है ना। तो इसलिए क्या इसमें क्या होता है, प्रोटीन और डब्ल्यूबीसी केवल होता है ना लिम्फ में। और एक चीज महत्वपूर्ण चीज याद रखना है, क्या मानो, मानव शरीर में केवल 2 ही तरल संयोजी उत्तक है। संयोजी उत्तक तो कई हो जाता है, लेकिन तरल संयोजी उत्तक 2 ही है। कौन कौन सा, एक ब्लड और एक है लिम्फ, यानी कि रक्त और लसिका, 2 ही तरल संयोजी उत्तक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह लिंडमैन के अनुसार कितने प्रतिशत नियम का पालन करता है, तो ऊर्जा का 10% नियम दिया था ना, कि एक कोशीय स्तर से दूसरे कोशीय स्तर में ऊर्जा का कितना प्रतिशत स्थानांतर होता है, मात्र 10% स्थानांतर होता है। ये नियम दिया था किसने, लिंडमैन ने दिया था ना। यही आंसर हो जाएगा, 10% यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 45 में, क्या सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो इसमें जो चीजें पहले जानते हैं उसको मिलाइए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आपको कई बार बताया, देखिए ओजोन संरक्षण से संबंधित है ना, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन संरक्षण, यानी कि 1 का यहाँ पर क्या होगा 3। अब 1 का 3 देखिए कहाँ पर, एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर आपका आ चुका है। ठीक है। फिर क्या, अब बाकी सब मिला दीजिए, तो रामसर कन्वेंशन हो जाएगा आर्द्रभूमि से ना, रामसर आर्द्रभूमि, ये भी आसान है ना, बी का 1 हो गया है ना, एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है। और स्टॉकहोम कन्वेंशन हो जाएगा आपका POP रक्षा से हो जाएगा, और रोटरडम कन्वेंशन ये हो जाएगा आपका खतरनाक रसायनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जिम्मेदारी से संबंधित हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ठीक है। आप लोगों को कमेंट करके ये बताना है कि ओजोन संरक्षण जो दिवस है ना, ओजोन परत संरक्षण दिवस, ये कब मनाया जाता है। नेक्स्ट क्या है कि मानव हृदय की संरचना और कार्य प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, और कौन सा कथन सही है। तो इसमें देखिए क्या है, ऑक्सीजन प्रचुर रुधिर की कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रुधिर से मिलने से रोकने के लिए हृदय 4 कोष्ठों में बटा हुआ, ये सही है। बायां आलिंद फुफ्फुस से ऑक्सीजन प्रचुर रक्त प्राप्त करता है, ये सही है। बायां निलय ऑक्सीजन प्रचुर रक्त को शरीर में पंप करता है, ये भी सही है। तीनों कथन यहाँ पर क्या सही है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 47, इसमें क्या है कि पत्तियों में है ना, पत्तियों में रंध्रों के यानी कि स्टोमेटा के खुलने और बंद होने की प्रक्रिया मुख्य रूप से किसके द्वारा नियंत्रित होता है, तो ये नियंत्रित होता है द्वार कोशिकाओं द्वारा, है ना, द्वार कोशिकाओं द्वारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर क्या है, आपको ये देश दिया है और इस तरफ से संसद का नाम दिया है ना, तो रूस का क्या है, ड्यूमा है ना, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ, ध्यान रखना है। रूस का क्या होता है, ड्यूमा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। बी का 1 हुआ, बी का 1 देखिए किस ऑप्शन में, बी का 1 तो एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, यानी कि आंसर आ चुका है आपका, है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आप देख सकते हैं बिहार पुलिस वाले ने एग्जाम जो अभी 2000 पिछले हुआ था लाटेस्ट एग्जाम, उसमें ये पूछा गया था रूस का जो है संसद का नाम क्या है, ड्यूमा है। ठीक है। इसलिए यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखते हैं ना, तो देखिए उससे क्या होता है, बाकी चीज नया भी ऐड करता है इसमें, उससे आंसर आ जाता है। एकमात्र आप देखिए रूस का ड्यूमा जानते थे, आंसर आपका आ चुका है, ऑप्शन नंबर बी यही आंसर होगा। ठीक है। एग्जाम में भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन सेट किया जाता है, ध्यान रखना है। अभी आपका बिहार दरोगा PT का एग्जाम हो रहा है, उसमें कम से कम 6-7 क्वेश्चन ऐसा था कि एक ही से आंसर आ रहा था, जितने भी ये कूट वाला प्रश्न था ना, एक ही ऑप्शन मिला ही आंसर आ गया था, इसलिए इस चीज़ों को आपको ध्यान रखना है ना। चलिए यहाँ पर आंसर आ गया आपका बी, है ना। तो यहाँ पर और चीज़ें मिला लीजिए ताकि आपको रिवीजन हो। तो आया क्या, इजराइल का क्या हो जाएगा, नेसेट हो जाएगा। बी का क्या हो जाएगा, ड्यूमा हो जाएगा, रूस का ड्यूमा हो गया। ईरान का क्या हो जाएगा, तो मजलिस हो जाएगा। और तुर्की का हो जाएगा ग्रैंड नेशनल असेंबली हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला संचार उपग्रह है? पहला क्या, पहला उपग्रह नहीं पूछा, पूछा क्या, पहला संचार उपग्रह। तो आंसर क्या होगा, ये एप्पल है। पहला संचार उपग्रह पूछे तो एप्पल। अब पहला उपग्रह पूछे तो आर्यभट्ट, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था। शक्ति 98 इसका संबंध किससे? तो ये शक्ति 98 का संबंध है भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण है ना। देखिए पहला परमाणु परीक्षण जो पोखरण से हुआ था, राजस्थान के पोखरण से, वो कब हुआ था? 1974 की बात है ना। पहला परमाणु परीक्षण जो भारत के द्वारा किया गया था 1974 में, उसका कोड नेम क्या था मालूम? कोड नेम था स्माइलिंग बुद्धा। और दूसरा परमाणु परीक्षण जो वो भी पोखरण से हुआ था ना, राजस्थान के पोखरण से, वो हुआ था 1998 में। ठीक है, 1998 हुआ था, इसलिए यहाँ पर 98 लिखा हुआ है। और इसका जो कोड नेम था वो था ऑपरेशन शक्ति, इसलिए यहाँ पर शक्ति लिखा हुआ है ना। तो ऑपरेशन शक्ति इसका कोड नेम था, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये भारत का दूसरा परमाणु परीक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट क्या, कंप्यूटर के समझ में आने वाली एकमात्र भाषा 0 और 1 का उपयोग करती है, ये क्या कहलाती है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मशीन लैंग्वेज। बल्कि इसको क्या बोलते हैं, बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है ना, बाइनरी लैंग्वेज। यहाँ पर ऑप्शन में क्या हो जाएगा, मशीन लैंग्वेज लिखा, यही आंसर हो जाएगा ना। मशीनी भाषा या तो बाइनरी लैंग्वेज कहा जाता है 0 और 1 को, है ना। नेक्स्ट क्या, भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने रस माने जाते हैं? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने रस माने जाते हैं? 9 रस, है ना। भारतीय शास्त्रीय नृत्य, अच्छा कुल शास्त्रीय नृत्य कितना मालूम भारत में? तो देखिए 2 है, क्या क्या है, एक 8 है और एक 9 है। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य है, जबकि संस्कृति मंत्रालय के अनुसार 9 शास्त्रीय नृत्य है। 9वां शास्त्रीय नृत्य क्या है? 8 तो आपको वो वाला याद है, 9वां छऊ को भी शामिल किया गया संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, छऊ को। ठीक है, तो ये जो कि पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ इस समय बनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका है 53 में, क्या सागवन और साल के वृक्ष किसके उत्पाद हैं? तो ये है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के ना, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? आधुनिक ओलंपिक के आदर्श वाक्य में कौन सा नया शब्द जोड़ा गया है? तो ये है एकजुटता। क्या, एकजुटता करेक्ट आंसर है। खेल और खिलाड़ियों की संख्या में मिलाना है। अच्छा, इसमें से जो एक आपको याद करवाए थे पहले उसको मिलाते हैं, ठीक है, बाकी उसके बाद देखा जाएगा, है ना। क्या याद करवाए थे कि बेसबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? इसको याद करवाए थे आपको, क्या मालूम कि बेसनमा नए खेबो, यानी कि इसमें दोनों में 9 खिलाड़ी होता है ना। बेसनमा नए खेबो यानी कि बेसबॉल और खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं, नए खेबो यानी कि 9, है ना। इस तरह से याद रखेंगे, दोनों हमेशा याद रहेगा, है ना, जन्म जन्म तक। क्या, बेसबॉल और खो खो, क्या, बेसनमा नए खेबो, बेसनमा नए खेबो यानी कि 9 खिलाड़ी दोनों में होता है। ठीक है, तो खो खो को मिलाइए पहले। खो खो क्या होगा, बेसनमा नए खेबो, ई का 1 हो गया। अब ई का 1 देखिए जिसमें नहीं है उसको कट करिए पहले, ई का 1 इसमें नहीं है और इसमें नहीं है। ठीक है, और इसमें आसान कौन हो जाएगा, देखिए पोलो 4, पोलो में कितना होता है, 4 होता है, डी का 2, है ना। पोलो देखिए छोटा है ना शब्द, इसमें से देखिए सबसे छोटा कौन सा है, पोलो, और सबसे छोटा इसमें कौन सा है, 9, 4, 6, 5, 7 में 4, है ना। तो पोलो में 4 ही खिलाड़ी होता है ना, तो डी का 2 हो गया। अब डी का 2 2 जगह दिया हुआ है ना। फिर आपको मिलाना है किसमें, वॉलीबॉल, वॉलीबॉल में कितना, 6 खिलाड़ी होता है ना, वॉलीबॉल में 6 खिलाड़ी होता है ना। तो वॉलीबॉल हो जाएगा सी का 3। अब सी का 3 देखिए ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना। तो वॉलीबॉल में कितना होता है, 6 खिलाड़ी होता है, सी का 3 यहीं पर दिया हुआ है, तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर आपका आ गया। ठीक है, रही बात क्या, कबड्डी में आपको मालूम है 7 खिलाड़ी होता है ना, तो एक का 5 हो जाएगा। ठीक है, और बास्केटबॉल में कितना होता है, 5 खिलाड़ी होता है ना, बास्केटबॉल में 5 खिलाड़ी होता है। इस तरह से आंसर आपको मिला दिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये कभी नहीं भूलिएगा ना, बेसबॉल में कितने और खो खो में कितने, है ना, बेसरमा नहीं खो कितना, तो 9 खिलाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, असत्य युग्म को पहचानना है। असत्य युग्म को पहचाना, मोरारजी देसाई, और इधर क्या लिखा मालूम, पुस्तक का नाम लिखा है ना, नेचर क्योर के लेखक मोरारजी देसाई, ये वाला सही है। देवदास के लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय, ये सही है। इटर्नल इंडिया के आर के नारायण नहीं, इटर्नल इंडिया के लेखक कौन है मालूम, श्रीमती इंदिरा गांधी, है ना, श्रीमती इंदिरा गांधी, यही वाला गलत हो जाएगा ना, यही आंसर हो जाएगा। आर के नारायण की 2 प्रसिद्ध पुस्तक है जो कि एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, कौन कौन सा, एक मालगुड़ी डेज है और एक है कौन, द गाइड है ना, कौन सा, मालगुड़ी डेज और द गाइड। ठीक है, याद रखना, मालगुड़ी डेज और द गाइड, ये पुस्तक रिपीट होते रहता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्या है, हार्दिक सिंह जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न 2025 से हेतु नामित किया गया, इसका संबंध किससे हो जाएगा, तो ये है हॉकी से संबंधित, किससे, हॉकी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर आपका 58 में क्या है, असत्य कथन का चयन करना है, इसमें असत्य बताना है। तो इसमें होगा क्या मानो, विश्व ध्यान दिवस 2025 जो 21 नवंबर को मनाया गया, ये गलत है। 21 नवंबर नहीं बल्कि 21 दिसंबर को, कब, 21 दिसंबर को, है ना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये सब सही है कि चर्चा में रहे भी जी रामजी बिल में 125 दिनों का रोजगार गारंटी दिया गया, ये बात सही है ना, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। पहले कितना 100 दिनों की काम की गारंटी थी, अब बढ़ाकर कितना कर दिया, 125 दिन कर दिया गया ना। पुस्तक द ग्रेट
सैंक्शंस हैक का संबंध उर्जित पटेल से, ये सही है। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन लखनऊ में किया, ये भी सही है। नेक्स्ट क्या, पहला खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ये मोरबीर करेक्ट आंसर है, ठीक है। गज सिम्मा किसका था, तो 2025 में जो कौन सा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में हुआ था अपना, उसका जो शुभंकर क्या था, गज सिम्हा ही था। नेक्स्ट क्या, बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी लोकसभा सीट अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित नहीं है, तो देखिए अनुसूचित जाति की लोकसभा में 6 सीटें आरक्षित है। कौन 6 सीटें आरक्षित है, कौन कौन सा मालूम, गोपालगंज है, हाजीपुर, समस्तीपुर, गोपालगंज, हाजीपुर, समस्तीपुर, और 3 कौन है, सासाराम, गया, जमुई, सासाराम, गया, जमुई, सासाराम, गया, जमुई, इसमें से जहानाबाद नहीं है ना, जहानाबाद नहीं है, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये कौन बता सकता है कि बिहार विधानसभा में एससी के लिए कितने सीटें आरक्षित है, यानी कि शेड्यूल कास्ट, और एसटी के लिए यानी शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट यानी कि अनुसूचित जाति, और शेड्यूल ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति, कितने सीटें आरक्षित है मालूम, तो एससी के लिए यानी अनुसूचित जाति, ये अनुसूचित जाति है ना, तो ये हो जाएगा कितना, ये है 38, और एसटी के लिए कितना है, तो वो है 2 सीटें आरक्षित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या, बिहार की प्रथम नगर पालिका कौन सी थी, तो इसके प्रथम नगर पालिका आरा था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सासाराम में स्थित शेरशाह का मकबरा किस शैली का उदाहरण है, तो ये उदाहरण है अफगान शैली का उदाहरण है। बिहुला महोत्सव है बिहार के निम्नलिखित में से किस जिले में मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है कहाँ, आपको भागलपुर में ना, रेशम सिटी है ना भारत का, सिल्क सिटी कैसे कहा जाता है, भागलपुर को ही कहा जाता है ना, विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ, भागलपुर में ना, तो बिहुला महोत्सव ये भागलपुर में, बिहू कहाँ, असम में। नेक्स्ट क्या, असत्य कथन का पहचान करना है, बिहार का घनत्व 1006 नहीं 1106 कितना है, 1106 प्रति व्यक्ति वर्ग किलोमीटर है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, तो यही वाला गलत मिलान है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका 65, इसमें क्या है कि बिहार के क्षेत्र में सर्वप्रथम आए थे, तो बिहार में आने वाला सर्वप्रथम कौन था, ये था पुर्तगाली है ना, जैसे भारत में सबसे पहले कौन आया था, पुर्तगाली यात्री आया था, उसी प्रकार बिहार में भी पुर्तगाली ही आया था। पुर्तगालियों में कौन, वास्को डी गामा भारत आया था केरल के कालीकट पर, जिसका स्वागत जमोरिन ने किया था। बिहार में चाय की खेती सर्वप्रथम किस जिले में शुरू हुई थी, तो ये शुरू हुआ था कहाँ, किशनगंज में। सबसे अधिक वर्षा कहाँ होता है, तो किशनगंज में होता है, सबसे बिहार में जो है किशनगंज कहाँ, ये सबसे पूर्वी साइड में किशनगंज है ना, जो कि नेपाल की सीमा से साझा कर भी करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैथ का, एक्स का मान क्रमागत पूर्णांक है तथा व्यंजक एक्स क्यू प्लस 3y माइनस 3 प्रथम 4 मान यानी कि 7, 20, 45 और 88 है, तो पांचवा मान क्या होगा। देखिए इसको यहाँ पर बना देते ताकि आपको कुछ स्टूडेंट को हो सकता है इसका सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपको समझ में ना आए, है ना, तो इसलिए यहाँ पर देखते हैं क्या क्वेश्चन क्या कहा कि x का मान क्रमागत पूर्णांक है, यानी कि क्रमागत पूर्णांक है, तो मान के चलिए क्रमागत क्या होता है, लगातार, तो दिया तो है नहीं, तो मान लेते हैं क्या 1 है, 2 है, 3 है, इस तरह से, ठीक है। तो एक x का मान हो जाएगा यहाँ पर क्या 1, 2, 3 इस तरह से क्रमागत है, तथा व्यंजक है ना एक्स क्यू प्लस 3y माइनस 3 प्रथम 4 मान इतना है, तो पांचवा मान क्या होगा। अब इस पे क्या है मालूम, जैसे कि x का मान मानते हैं 1, ठीक है। अब इसको यहाँ पर देखिए x का मान 1 माने तो इसमें 1 बैठाइए, 1 बैठाएंगे तो यहाँ क्या होगा 1 प्लस में 3y माइनस 3। अब इसको बैठाने के बाद पहला मान जो दिया है क्या 7 दिया है, यानी कि बराबर में यहाँ पर आप लिखिए 7, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा y का मान निकल जाएगा, तो y का मान निकालिए क्या होगा, ये 3 इधर जुड़ेगा तो 10 हो जाएगा, 10 में 1 माइनस जाएगा 9 हो जाएगा, 9 को ये 3 काट देगा, तो यानी कि y का मान क्या आया 3 आया, ठीक है। तो y का मान क्या आया 3 आया, यानी कि इस तरह से फिर क्या करिएगा x का मान 2 बैठाना है ना, 2 बैठा के फिर y का मान आ जाएगा, तो जब 2 बैठाइएगा ना तो y का मान क्या आएगा, y का मान आएगा यहाँ पर 5 है ना, जब निकालिए सिंपल है, जैसे एक बार बता दिए बस। तो इस तरह से पैटर्न चलते जा रहा है, यानी कि x का मान अगर 1 बैठाते हैं तो आता है 3, x का मान 2 बैठाते हैं इधर आता है y का मान 5, यानी ये 2 बढ़ते जा रहा है और ये लगातार बढ़ते जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ 88 पर जब बैठाइएगा तो ये क्या आएगा, x का मान 4 होगा, x का मान क्या 4, और y का मान क्या आ जाएगा, पहला आया 3, 2 5, 2 7, 2 9 आएगा, है ना, क्या होगा y का मान आएगा 9, ठीक है। तो आप बोला पांचवा मान क्या होगा, तो पांचवा मान कैसे करेंगे, तो x का मान क्या बैठाएंगे 5, x का मान 5 बैठाइए और y का मान क्या बैठाएंगे, इसमें 2 फिर जोड़िए 11, y का मान क्या बैठाएंगे 11, जब y का मान 5, x का मान 5 और y का मान 11 बैठाइए, आंसर क्या आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, ठीक है। समझ गए ना कैसे बनाना है, सिंपल पैटर्न आपको समझ में आ जाएगा, 1 2 बैठाएंगे ना पैटर्न आपको समझ में आ जा रहा है, पैटर्न क्या ये लगातार चलते जा रहा है और ये जो y का मान जो है लगातार बढ़ते आ रहा है, 3 2 5 2 7 2 9 और 2 11 इस तरह से, ठीक है। तो ये दोनों जब बैठाइएगा ना x का मान 5 बैठाइएगा तो क्या होगा, एक x का मान 5 बैठाइएगा तो 5 का क्यूब 125 होगा, है ना, बैठा के देख लेते हैं। x का मान क्या बैठाना है 5 और y का मान क्या बैठाना है 11, ठीक है। x का मान 5 बैठाए तो क्या होगा 125 और y का मान बैठा दीजिए इसमें
11 तिया 33, ठीक है। और फिर माइनस में क्या है 3 है, तो 33 में 3 चला गया, कितना हो जाए 30, 30 और 125 कितना हो 155, यही आंसर है ना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ठीक है। इस तरह से बना लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अब देखते हैं हम लोग 68 है ना। 68 का क्या है, देखिए मैथ का क्वेश्चन अभी बनाएंगे तो टाइम लग जाएगा, ठीक है। टाइम थोड़ा सा मेरे पास भी इशू रहता है, तो इसको बनाइएगा। देखिए सब क्या मैथ भी इसमें डाला गया जो सब टाइम टेकन है, ठीक है। इसको सोल्यूशन पीडीएफ आपको दे देंगे, वहाँ पर इसको बना लीजिएगा, ठीक है। जैसे इसमें याद रखना क्या, व्यवसाय में क्या होता है, इसमें जो लाभ का होता है ना, लाभ क्या होता है, जो पूंजी आप निवेश किए और कितने समय के लिए निवेश किए ना, तो ये इसका अनुपात जो होता है लाभ के अनुपात के बराबर होता है ना। जैसे इसको क्या बोला, किसी व्यवसाय में 20 लाख है दिया हुआ, इतना के अनुपात में लगाते हैं, कुल लाभ कितना है 18% है, ए को 30%, बी को 20% कर चुकाना है, तो ए का शुद्ध लाभ और बी का शुद्ध लाभ से कितने प्रतिशत है। तो पहले तो क्या निकाला मान लो कि ए का लाभ कितना है ना, शुद्ध लाभ, तो शुद्ध लाभ कब निकलेगा जब 30% ये कर देगा, ये 20% कर देगा, पहले लाभ निकालना है। जैसे कि 20 लाख है ना, तो 20 लाख का 20 लाख, लाख मतलब 5 शून्य है ना, ठीक है। 20 लाख का 18% जो होगा ये क्या है, 20 लाख को इतना के अनुपात में लगाते हैं, कुल लाभ होगा है ना, 18% क्या आ जाएगा लाभ होगा, परसेंट से क्या होगा 2 शून्य कटेगा 1 2, और फिर क्या होगा 18 दूनी 36, यानी कि 36, और कितना शून्य है 1 2 3 4 है ना, 4 शून्य बैठा देना है ना, 4 शून्य बैठा गया, यानी कि 3,60,000 हो जाएगा ना। 3,60,000 क्या है, इसका कुल लाभ है, टोटल लाभ है ना। अब इसमें देखना क्या, ये जो टोटल लाभ है ना, तो ए का लाभ कितना है, तो ए का लाभ कैसे निकालना है, तो ये 3,60,000 है ना, एक जो 20 लाख है इतना के अनुपात में लगाते हैं, तो यही अनुपात में इसका क्या होगा लाभ भी होगा है ना। इतना का अनुपात समय तो दिया हुआ नहीं कितने समय के लिए, तो ये क्या होगा यही अनुपात में लाभ भी होगा, यानी कि ए का लाभ क्या हो जाएगा, ये ए का क्या है 7 है, 7 है, टोटल लाभ कितना है 7 दोनों 1 10, यानी कि ये हो जाएगा इससे, तो 10 है ना, 7/10 हो जाएगा, तो ये 10 से 1 शून्य कट जाएगा, अब 36 गुना 7 कर देंगे, तो ये इसका जो लाभ हो जाएगा ए का लाभ क्या हो जाएगा 2,52,000 आएगा, क्या आएगा 2,52,000 ए का लाभ आ जाएगा, ठीक है। अब ए का लाभ क्या हुआ, ए का लाभ हो गया 2,52,000, ठीक है, ये लाभ हुआ। लेकिन शुद्ध लाभ क्या होगा, तो 30% क्या करता है कर चुकाता है, 30% कर चुकाया, यानी कि इसके पास बचा कितना 70% है ना, तो 70% इसका शुद्ध लाभ होगा, ठीक है। इसको जब 70% निकालिएगा तो इसका शुद्ध लाभ होगा ना, परसेंट से 2 शून्य कटेगा, एक ये और एक ये, अब 7 को इसको गुना कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 1,76,400 है ना। समझ रहे, मेन चीज़ें आपको बता दी हैं कि कैसे बनाना है। ये आपका शुद्ध लाभ आ गया, इसी तरह बी का आपको निकालना है शुद्ध लाभ, और उसके बाद दोनों में अंतर देख लेना कितना है ना। वही पूछा कि ए का लाभ और बी का लाभ से कितना प्रतिशत अधिक है, तो ये तो आसानी से निकल जाएगा, क्योंकि ए का लाभ जो निकालिएगा शुद्ध लाभ, बी का लाभ निकालिए, दो चीज़ें आ जाएगा, तो कितना अधिक प्रतिशत है वो निकाल लीजिए ना, घटा के निकाल लीजिएगा आंसर है ना। इसका आंसर क्या आ जाएगा 68 का सी यहाँ पर करेक्ट आंसर आ जाएगा ना परसेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, किसी व्यक्ति के मूल वेतन 7700 है, ये सब आपको बना लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम का इशू है, तो यहाँ पर आंसर आपको लगाते हैं, इसको बना लीजिएगा ना। सोल्यूशन पीडीएफ भी आपको जो पेड ग्रुप है उसमें डाल देंगे, तो देखिए जितने भी लोग उसमें नहीं जुड़े, मात्र आपको 40 रुपीज़ में क्या है टोटल पीडीएफ आपको जितना भी टेस्ट इसमें होगा, टोटल इसमें शायद 24 टेस्ट है ना, 22 आपको फुल लेंथ टेस्ट है, दो जो है कौन सा है, तो हिंदी टेस्ट है ना। तो इसको आप जितने भी पीडीएफ की जिसकी जरूरत है, कई पीडीएफ है ना आपको निःशुल्क दिया जाता है, ठीक है। आप टेलीग्राम से जुड़िए, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, और इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी हम पिन कर देंगे, ठीक है। जैसे डबल स्टार टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए निःशुल्क है ना, तो वहाँ पर जाइए और वहाँ पर जुड़िए। ये डेली टेस्ट चल रहा है, वो भी आप लोगों के लिए निःशुल्क है ना। और एडो का जो टेस्ट है BCW का, वो भी क्या है आपको निःशुल्क वहाँ टेलीग्राम पर शेयर किया जा रहा है। कुछ चीज़ों के क्या है देखिए, इसमें चार्ज लग जाएगा आपको 798, 764 और 3387 है ना। कोई भी चीज़ें की ज़रूरत होगी तो आप इस पर मैसेज कर सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है ना, इस पर आप मैसेज करिएगा, ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, सोल्यूशन पीडीएफ आपको उसी में मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 69 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, यहाँ पर मिला जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 70 है ना, 70 का आंसर क्या हो जाएगा, 70 का इसको बनाइएगा तो करेक्ट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 71, 71 का करेक्ट आंसर आ जाएगा, इसमें बना लीजिएगा, काफ़ी ईजी रहेगा। कोल्हू में, यानी कि एक खंभे में जैसे है, एक बल को 3 मीटर लंबी रस्सी से बांधा है, 14 चक्कर लगाता है। 14 चक्कर मतलब क्या होता है, जो इसका टूल डिस्टेंस जो होता है ना, परिधि के 14 गुना कर देना है, तो वही हो जाता है। जैसे कि 2 वृत्त की परिधि क्या हो जाता है 2 पाई आर है ना, 2 पाई आर, आर कितना 3 है ना, गुना 14 कर दीजिए, 14 चक्कर लगाया तो कितना डिस्टेंस हो जाएगा 7 से इसको काटिए, 7 से 2 बार में कट गया है ना। अब इसको गुना करिए, 3 दूनी 6 दूनी 12, अब 12 गुना 32 करिए ना, 12 गुना 22, तो 12 दूनी 24, 24 कहाँ पर 4 लास्ट में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया यहाँ पर 71 का। यहाँ पर क्या हो गया सी, यहाँ पर सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है
कि यदि संख्या आपको एक, फिर क्या x 5x और 0 1 11 से विभाज्य है, तो x का मान क्या होगा? तो 11 से विभाज्य होने का मतलब क्या होता है? जो अल्टरनेटिव संख्याओं का योग है उसका अंतर है ना, या तो 0 होना चाहिए या तो 11 होना चाहिए। यानी कि यहाँ पर अगर देखें अल्टरनेटिव देखेंगे तो 1 x, फिर अल्टरनेटिव में x आएगा, ठीक है, यानी कि x प्लस x, देखिए फिर से यहाँ लिखते हैं, ये जो था x है ना, यानी कि x प्लस 1, ये दोनों का योग जो है, और अंतर में क्या होगा? फिर अल्टरनेटिव में चलिए, अल्टरनेटिव में यहाँ पर क्या 0 5 और 1 है ना, 0 5 और 1, 0 5 और 1, ये दोनों का जो अंतर है ना, आना चाहिए कितना मालूम? 11 या तो 0 है ना, 11 या तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो वही 11 से विभाज्य होगा। अब इसमें बैठा के देख लीजिए, अब x का मान पूछा है तो x का मान ऑप्शन से बैठाइए ना, और उसके बाद देखेंगे क्या आता है। इधर कितना है? इधर तो 6 है, ठीक है, x का मान के चलिए 2 बैठाइए, तो 2 और 2 4 और 1 5, तो 5 और 6 का अंतर क्या है? 1 आता है, लेकिन अंतर क्या आना चाहिए? 11 या तो 0 आना चाहिए, ठीक है। तो 11 या तो 0 कब आएगा? इसको बैठाइएगा तो आ जाएगा ना, 8 और 8 16, 16 1 17, 17 में ये क्या घटा देंगे? 6 है ना, 6 घटा देंगे तो 11 6 17 होता है, यानी कि 11 अंतर आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यही करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अविनाश अपनी मासिक आय का 2/5 2/5 होने भाग किराए पर, और उसके बाद जो है शेष आय का 3/4 भाग है ना अन्य मदों पर खर्च करता है, बचे हुए 180 रुपये को बचत खाते में रखता है, उसकी मासिक आय कितनी थी? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए जो बचा हुआ है ना, बचे हुए मैंने कि शेष ये है ना, तो शेष करते जाइए, जैसे 2/5 है ना, ये 2/5 किराए पर दिया, एवं उसके बाद क्या हुआ? शेष का, यानी कि इसका भी शेष निकालिए। शेष कैसे होता है? 2/5 है ना, 5 में से 2 घटा दीजिए, यानी कि 3/5 ये शेष हो गया। और इसका बोला इतना भाग जो अन्य मदों पर खर्च किया, अब बचे हुए यानी कि इसका भी शेष, यानी कि 3/4 है ना, इसका शेष क्या होगा? 1/4। अब बराबर में कितना है? 180 बचा है ना, इसको कैलकुलेट कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। आंसर का टोटल पूछा, यानी 1 का मान निकाल देना, 3 से इसको काटिए, 6 18। अब इसको ये दोनों गुना कर दिए, 5 5 20, यानी कि 2 से गुना करिए, 6 दूनी 12, 1200 कहाँ? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 4 अभाज्य संख्या है, प्रथम 3 संख्याओं का गुणनफल जो है इतना है, तथा अंतिम 3 का गुणनफल इतना है, प्रथम और अंतिम संख्याएं क्रमशः कौन सा है? तो ऑप्शन से बनाइए इसको, प्रथम अंतिम 3 संख्या, प्रथम और अंतिम पूछा, तो प्रथम मान के चलते हैं 5 है, ठीक है। और क्या बोला? अभाज्य संख्या लगातार, तो 5, उसके बाद अभाज्य क्या आएगा? 7, उसके बाद क्या आएगा? 11, ठीक है। अब इन तीनों को गुना करिए, क्या है? 385 आ रहा है क्या? देख लीजिए, 1 7 7 और 7 5 35, लास्ट में 5 आ रहा है, तो ये वाला सही हो सकता है, ठीक है। ये इकाई अंक से पहले निकाल लेंगे, चेक कर लेंगे, ठीक है। अच्छा, इसके आगे क्या आएगा? 13 है ना, अंतिम जो आएगा, अंतिम तो यहाँ पर 13 आ जाता है, ठीक है, लेकिन अंतिम में 13 आ रहा है, तो ये वाला सही होगा ना, ये वाला। इकाई अंक भी चेक कर लिए, 3 इकाइयाँ 3 और 3 सत्ती 21, लास्ट में 1 आ रहा है ना, ये वाला बिल्कुल सही हो जाएगा ना। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट आंसर है, 74 का बी आप निकालिएगा, यही आएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें दिए गए चित्र में एच त्रिभुज एबीसी का लंब केंद्र है ना, एबीसी का ये लंब केंद्र है। लंब केंद्र क्या होता है? सभी भुजाओं शीर्ष से क्या होता है? समान लंबाई दूरी पर होता है ना। और ए एच जो है 4 है, ए एच क्या है यहाँ पर? 4 है, ठीक है। ए एच इसका लंबाई क्या है? 4 है। और बी से जो आधार दे दिया आपको, ये दिया हुआ है ना, तो आधार है और लंब दिया हुआ रहता है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? निकल जाएगा, ठीक है। देखिए ए एच है ना, ए एच की लंबाई जो है ना, शीर्ष ए से आधार पर बी सी तक की ऊंचाई को प्रतिनिधित्व करता है। कहाँ तक? बी सी तक की ऊंचाई को प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए है ना, छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा? हाफ इंटू आधार आपको, और ऊंचाई क्या होगा? 4 होगा, ठीक है। ऊंचाई 4 है, इसको कट करिए, 2 से 4 से कट गया, 4 चौक 16, इसका आंसर क्या आ जाएगा? 16 करेक्ट आंसर होगा, 75 का बी यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 76 में क्या है? दिए गए चित्र में पी सी क्यू 103 डिग्री है, कहाँ पर? ये वाला 103 डिग्री है, ठीक है। और एस पी एक्स जो है ये 148 डिग्री, ये वाला 148 है, तो क्यू एस तथा आर क्यू का मान क्या होगा? क्यू एस नहीं, क्यू एस और आर क्यू बराबर बोला, यानी कि क्यू एस जो है ये वाला, और ये वाला क्या बराबर है? ये दोनों भुजा जो है बराबर है, तो एक्स और वाई का योग पूछा है, ठीक है। इसमें से एक चीज देखिए, क्या देखिए, सरल रेखा पर जो है ना 180 डिग्री कौन बनता है? कितना? 180 डिग्री का। जैसे यहाँ 148 दिया हुआ है, तो जब इसको यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? तो 180 में से 148 घटा दीजिए, ये कितना हो जाएगा? 32 आएगा ना, ये 32 डिग्री हो गया। 32 डिग्री जैसे ये हुआ, तो ये जो त्रिभुज का सभी अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि ये है 103 और ये 32 जोड़िए, कितना होगा? 135, तो यहाँ कितना हो जाएगा? तीनों का 180 होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा ना। एक्स का मान क्या आएगा? 45, ठीक है। और ये क्या, दोनों भुजा बराबर है, आज समदुभाज्य, यानी कि वाई का मान भी 45 ही होगा ना। 45 45 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 90। इसका आंसर क्या आ जाएगा? दोनों का योग 90 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या? 10वां उभयनिष्ठ पद क्या होगा? 10वां उभयनिष्ठ पद क्या होगा? इसमें
उभयनिष्ठ पद पहले निकालना, मालूम ये क्वेश्चन क्या है, आप देखकर बना, थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी तो यहाँ ध्यान रखना है। पहले क्या उभयनिष्ठ समझना, क्या उभयनिष्ठ पद पहले है क्या, है ना, उसके बाद बोला क्या 10वां उभयनिष्ठ पद क्या होगा। तो उभयनिष्ठ इसमें देखिएगा, देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि इस दोनों लिखा हुआ है ना 3 7 11 15, इसका पैटर्न पहले समझ लीजिए। ये क्या हो रहा है 3 4 7, 4 बढ़ते जा रहा है, 7 11 मतलब 4 11 11 4 15 4 19, 4 4 बढ़ते जा रहा है। इसमें क्या हो रहा है 1 और 5 6 6 5 11, इसमें 5 5 बढ़ते जा रहा है, ठीक है। इसमें उभयनिष्ठ क्या हुआ, देखिए उभयनिष्ठ यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 11 है और यहाँ पर भी 11 है, तो पहला उभयनिष्ठ क्या हुआ 11, ठीक है। जब दूसरा उभयनिष्ठ आगे बढ़िएगा ना तो 19, इसको बढ़ाते जाना है, 19 4 क्या होगा 23 होगा, 23 4 27 होगा, 27 4 31 होगा, ठीक है। इसको भी बढ़ाते जाएगा 21 और 5 26 होगा, 26 5 31 होगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा उभयनिष्ठ आपको 31 मिलेगा, क्या 31 मिलेगा, ठीक है। तो उभयनिष्ठ क्या आया यहाँ पर 31 आया, ठीक है। अब उभयनिष्ठ का आपको निकालना है 10वां पद, तो इसका जब अब इसको देखिए, अब इसको पैटर्न, अब ये हो गया क्या आपका जो है श्रेणी क्रम में जो हो गया, इसको अब 11 31 इस तरह से बढ़ते जा रहा है, 11 और 20 31 हुआ, यानी कि फिर इधर होगा 20 41, इस तरह से बढ़ते जाएगा ये, ठीक है। अब इसका निकालना है आपको, तो इसका जब निकालना है क्या 10वां पद, तो एनवां पद बराबर क्या होता है, एनवां पद होता है, एनवां पद बराबर फॉर्मूला क्या होता है, एनवां पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए का मान क्या है, पहला 11 है ना, तो 11 प्लस एन माइनस 1, एन यानी कि 10वां पद है ना, तो 10वां पद यानी कि 10 माइनस 1 होगा 9, है ना, 9 और गुना क्या होगा डी, डिस्टेंस कितना है 20 20 का जा रहा है, यहाँ 51 होगा, सॉरी 51 है ना, 11 31 और 31 और 20 है ना, 20 20 का अंतर जा रहा है ना, तो गुना 20 हो जाएगा ना, तो 2 9 18 180 और 11 कितना होगा 180 11 191, यही आंसर होगा, ठीक है, समझ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें बोला कि निम्नलिखित परीक्षणों का परास गुणांक क्या होगा। परास गुणांक क्या होता है मालूम, लास्ट वाला और अंतिम वाला, ये क्या होता है, लास्ट यानी क्या 90 और अंतिम वाला जो है ये फर्स्ट वाला, मतलब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला ये क्या है 10 है ना। परास मतलब क्या होगा, जो अधिकतम मैक्सिमम है 90 और सबसे मिनिमम जो है 10, ठीक है। तो परास गुणांक क्या होता है, तो मैक्सिमम और मिनिमम जो है, मैक्सिमम और मिनिमम का यहाँ पर क्या होगा माइनस, है ना, 90 माइनस 10, अब नीचे में ठीक यही वाला क्या होगा प्लस में होगा, 90 प्लस 10 है ना, यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 90 माइनस 10 कितना होगा 80 और बटा में क्या आ जाएगा 100, इसको कट कर दीजिए, शून्य से शून्य गया और 8/10 यानी कि 0.8 हो जाएगा, है ना। आंसर क्या हुआ ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको बनाना है, इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ये क्या होगा मालूम, इसको जब देखिए 1 गुना 2 फिर 2 गुना 3 लगातार हो रहा है, 3 गुना 4 ऐसे बढ़ते जा रहा है, तो इसको जब कैलकुलेट करिएगा तो ये वाला करिएगा ना, तो आप प्लस में 1/2 और माइनस 1/3 यही चीज़ आएगा। जैसे देखिए 1/2 इसको करिएगा, 2 1 2 और माइनस 1/2 यही आया ना, फिर इसको भी करिएगा ना, जब एलसीएम लीजिएगा तो देखिए 3 दोनों के 6 होता है और 3 1 3 और 2 1 माइनस, यानी 1/6 ये वाला ना 1/6 आया, यानी कि इस रूप में आप लिख सकते हैं। जब इस रूप में लिखेंगे तो क्या होगा, देखिए पहला वाला जो माइनस है अगले वाले से कट रहा है ना, प्लस से कट गया, फिर उसी तरह ये कटते जाता है, माइनस वाला कटते जाता है प्लस वाला, ठीक है। तो क्या करेगा, हर पहला जो है माइनस यानी कि 1/2 इसको भी लास्ट में लिखिएगा क्या 1/n माइनस 1 प्लस एन, तो जो माइनस है अगले प्लस वाले को काटेगा, ये माइनस जो है ना काट देगा इधर प्लस वाले को, तो ये जो माइनस है इसके आगे तो है नहीं, यानी कि ये वाला बच जाएगा, बचेगा कौन मालूम, केवल ये और ये बचेगा, इसको आंसर आप निकाल दीजिए, ये बचेगा लास्ट में। तो इसको एलसीएम ले लीजिए, इसको करेंगे n+1 और -1 यानी कि n+1 -1, अब बटे में क्या होगा एलसीएम n+1 है ना, 1 से 1 गया यानी कि n/n+1 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 80 में क्या, क्वेश्चन नंबर 80 में इसको हम कई बार आपको बता चुके हैं कि दो सतह समान वाला एक घन लेना है, क्या दो सतह समान वाला एक दो घन लेना है, एक सतह समान वाला सॉरी एक सतह समान वाला, जैसे कि यहाँ पर ए बी सी है, ठीक है, इसमें क्या हुआ बी सी आया, दो दो समान हो गया, दो सतह समान हो गया, यानी कि इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो लेना कौन सा है, देखिए ए बी सी इसमें है और इसमें देखिए ए खाली मिल रहा है ना, तो ये दोनों ले लीजिए और दोनों लेके उसके बाद ऐसे बनाना है, 5 लाइन खींच दी यानी 4 सतह ये हो गया और ऊपर ये 6 सतह होता है घन में। अब इसको क्लॉकवाइज करना है, ए सी बी यानी कि ए यहाँ रखिए और सी और बी, ठीक है, और फिर ए एफ सी इसको भी क्लॉकवाइज करिए, ए एफ ई, ए एफ ई ऐसे लिख दीजिए। अब जो भी पूछेगा आपको आसानी से बन जाएगा। क्या पूछा, एफ के विपरीत क्या होगा, एफ के विपरीत यहाँ पर क्या है सी है ना, बी का विपरीत पूछता तो क्या हो जाता है ई, ए का विपरीत पूछता तो यहाँ पर जो आएगा डी वही होगा ना, तो एफ का विपरीत पूछा यहाँ पर सी हो जाएगा ना, ये वाला सी, तो सी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये उपर्युक्त विकल्प का है, अब दर्पण प्रतिबिंब बनाना है। दर्पण प्रतिबिंब क्या होता है, तो ये वाला क्या पलट जाएगा इधर, इससे चला जाएगा ना, ये क्या होगा जो एस यू ओ है ये वाला राइट साइड आएगा इधर, ये मतलब लेफ्ट साइड आएगा इधर आएगा ना, एस यू ओ ई है ना, एस यू ओ ई, और अच्छा यू जो होगा इस ऊपर ही रहेगा ये वाला है ना, खाली पलटेगा, उलटता
तो ऐसे होता है, लेकिन ये वाला इस तरह जो रहेगा वो गलत हो जाएगा, जैसे ये गलत है ना, क्योंकि दर्पण प्रतिबिंब ऐसे पलटेगा, है ना, उल्टेगा नहीं, पलटेगा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये वाला नहीं होगा आंसर, SU O होना चाहिए लास्ट में, ये वाला नहीं होगा, ये वाला दोनों में से हो सकता है, ठीक है। अब इसमें से दोनों में से अंतर निकालना क्या, ये जो लास्ट में ये देखिए क्या एक है ना, एक है, तो एक को यहाँ पर पलटना चाहिए था ना, तो यहाँ पर आई लिखा है, ये वाला नहीं होगा, ये वाला आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, दी गई वृत्त में कितने दी गई आकृति में कितने वृत्त है, तो इसको काउंट कर लीजिए। पहले क्या एक साइड से काउंट करना है, जैसे यहाँ से काउंट किए तो एक हो गया, ऊपर ऊपर वाला ही पहले करेंगे ना, एक हो गया, 2 3 4 5 6, 6 हो गया। अब फिर करिए, अब ठीक इसके नीचे जाइए अंदर, तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 हुआ ना, ये हो गया 6। अब बच गया कौन मालूम, एक बीचा वाला बच गया, खाली खाली बीच वाला ये बच गया, ये वाला है ना, तो ये क्या हो गया, ये तो कितना हो गया, 6 से 12 13, 13 है इसमें ना, 13 आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, है ना। क्या हुआ, 82 का डी आंसर हुआ ना, 82 का डी ही आंसर होगा, यानी कि 13 इसमें आएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका है 83, इसमें बोला कि उस विकल्प को कौन सा विकल्प निम्नलिखित में से सही होगा, इसमें से मिलाना है ना, तो जिस टाइप का जैसे ये वाला चित्र है उसी टाइप का सेम इधर देख लेना है। तो जैसे कि अगर देखिएगा पहला वाला में क्या है, ये लाइन है क्या, नहीं है, देखिए जैसे इसमें लाइन दिया हुआ ना, ये वाला गलत हो जाएगा, लाइन इसमें दिया हुआ लाइन नहीं है ना। और फिर क्या हुआ, देखिए ये वाला जो ब्लैक वाला है, ब्लैक स्पॉट है, ये वाला नहीं है ना, किसी में नहीं है, तो ब्लैक स्पॉट वाला नहीं होगा आंसर, है ना, ये वाला नहीं होगा, ये आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक घड़ी को गुरुवार को, ये काफी आसान है, घड़ी का टाइम डायरेक्ट जैसे 4 बजे बोला पूछा गुरुवार, तो 4 बजे पहले सुबह शुक्रवार तक 24 घंटा हो जाएगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़िए, क्योंकि 20-20 सेकंड बढ़ रहा है प्रत्येक 3 घंटा में, तो इसको फिर आगे बढ़िएगा तो टोटल आएगा ये 16 घंटा, मतलब कि 16.5 घंटा आएगा, यानी कि 40 घंटा और 40.5 घंटा आएगा, 3 घंटा में 20 सेकंड बढ़ता है, 3 से भागा दीजिए, यानी कि 13 लगभग, है ना। तो 13 13 गुना 20 करिए, 13 दूनी कितना होगा 26, 260 है ना, 4 से इसको भागा दीजिए, तो 4 छक 24, 4 सत्ती 28, ये लगभग गुना करिएगा ना तो 270 मिनट आएगा ना, 270 सेकंड आएगा, तो इसको 4 से भागा दीजिए, 4 सत्ती 4 छक 24, है ना, 60 से भागा दीजिए, सॉरी 60 से भागा दीजिएगा इसको, तो 4 मिनट कुछ सेकंड आएगा ना, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको बना लीजिएगा, आंसर क्या है 84 का, ये सही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2020 का कैलेंडर कौन से वर्ष के समान होगा, तो 85 का आंसर क्या होगा, 276 के समान होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, लभेबुल में आगे और पीछे दोनों साइड से देख रहा है क्या, कि कितने ऐसे युग में जिनके बीच शब्द में उतने ही अक्षर है जितने की अंग्रेजी वर्णमाला में, तो इसमें ए और बी खाली आएगा ना, ए बी लगातार है ना, यही पर आएगा, आगे से देखिए चाहे पीछे से देखिए, यानी कि एक इसमें ए और बी आएगा, यानी कि 86 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 केवल एक ही ऐसा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 87 में क्या है कि यह युक्ति उपयोगी है क्योंकि सभी अच्छी युक्तियां महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है, यह युक्ति उपयोगी है क्योंकि सभी अच्छी युक्तियां महत्वपूर्ण और उपयोगी होता है। तो इसमें क्या होगा मालूम, यह युक्ति अच्छी है, ये बात इसमें भी लिखा हुआ है, ये बात सही है, यह वो युक्ति उपयोगी नहीं है ऐसा तो नहीं लिखा है, ये वाला गलत है, केवल एक अनुसरण करता है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, संध्या की केवल एक पुत्री है ना, इसको बनाइएगा, आंसर आ जाएगा आपको 88 का, एक करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, जैस्मिन यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन से कथन दिए हुए प्रश्नों का उत्तर देने के लिए पर्याप्त है, श्री राम अब किस दिशा के सम्मुख है, इसको बनाने के लिए ना आपको कौन कौन से कथन की जरूरत पड़ेगा ये पूछा है, तो इसमें दोनों कथन की जरूरत पड़ेगा, दोनों कथन का नहीं, एक बार देखते हैं। श्री राम जो है ना पूर्व दिशा के सम्मुख है, अब बोला क्या, श्री राम अब किस दिशा, तो पूर्व दिशा के सम्मुख था पहले, अब क्या हुआ 90 डिग्री दक्षिणावर्त घुमा, फिर क्या हुआ, फिर 180 डिग्री वामावर्त घुमा, है ना, 180 डिग्री यानी कि 90 और 90 वामावर्त घुमा, अंत में वो 45 डिग्री घुमा, यानी अकेला काफी है ना, एक अकेला काफी, एक से ही पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाक्य एवं व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार जो शामिल है, इसमें कौन कौन शामिल है, तो शांति का अधिकार ये शामिल है, फोन टेपिंग के विरुद्ध अधिकार ये शामिल है ना, ये वाला विरोध हड़ताल ये सब नहीं है, यानी कि 1 और 2 सही है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 91 में क्या है, मौलिक कर्तव्य के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, सत्य है, तो देखिए इसमें क्या हुआ कि स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 42वें संविधान संशोधन द्वारा 10 मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, तो ये बात देखिए बात क्या है, ये वाला सही है,
लेकिन क्या है, यहाँ पर क्या गलत दिया हुआ, ठीक है। सिफारिश से ना, सिफारिश मालूम 8 ये मूल कर्तव्य का किया था, ठीक है। हालांकि जोड़ा गया था 10, लेकिन ये सिफारिश जो है ना, स्वर्ण सिंह समिति जो है, ये सिफारिश, इनकी सिफारिश जो है 8 मूल कर्तव्य की था, लेकिन 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 10 मूल कर्तव्य जोड़ा गया था। लेकिन इनकी सिफारिश की अगर बात करेगा तो 8 किया था ना, तो ये वाला इसलिए गलत हो जाता है ना। इसमें पूछा सत्य कौन सा है, तो एकमात्र इसमें सत्य होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, किसी भी कानून की संवैधानिकता का निर्धारण करने में न्यायालय मौलिक कर्तव्यों पर विचार रख सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राज्यपाल की स्वविवेक संबंधी शक्तियों का जो है किन अनुच्छेद में है, तो कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा, तो इसमें सब है मालूम, राज्यपाल से संबंधित सभी है। अनुच्छेद 163 का एक है, 239 का 2 है, 356 है, और इसमें स्वविवेक लेने का सब में अधिकार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हाई कोर्ट के बारे में, तो इसमें देखिए, ये निचली अदालतों के फैसलों की सुनवाई कर सकता है, ये सही है। मौलिक अधिकारों के बहाल करता है, रीट जारी करता है, ये भी सही है। और क्या है, यह अन्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र, ये गलत है, अन्य राज्यों के अधिकार क्षेत्र में ये नहीं जाएगा ना। फिर ये अपने अधीनस्थ न्यायालय का परीक्षण कर सकता है, ये सही है। 1 2 4 सही है ना, 1 2 4 सही है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है आपका 93 का बी। नेक्स्ट क्या है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है, लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम कौन सा हो जाएगा, नागरिकों के प्रति जवाबदेही करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्य मंत्रणा समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूछा क्या कि कौन सा कथन गलत है, या एक तदर्थ समिति, ये गलत है, या एक तदर्थ नहीं बल्कि अस्थाई समिति, क्या अस्थाई समिति ना, यही वाला गलत हो जाएगा। तो पूछा था केवल एक गलत होगा, बाकी ये यह संसद के दोनों सदनों में अलग अलग होती है, ये सही है। सदन का सभापति इसका पदेन अध्यक्ष होता है, ये सही है। लोकसभा के शक्तियों के संबंध में विचार करना और सही कथन को चुनना है, तो इसमें क्या आपातकालीन की घोषणा की स्वीकृति देता है लोकसभा, ये सही है। और बात करें क्या कि समिति और आयोगों का गठन करती है, लेकिन उनके प्रतिवेदों पर विचार नहीं करती, ये गलत है ना, विचार करती है ना। फिर क्या संविधान में संशोधन करती है, ये बात सही है ना। 1 और 3 सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि नीचे दिए कथन और कारण मानव संसाधन विकास के मानव संसाधन देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो ये बात क्या सही है। फिर क्या शिक्षित और स्वास्थ्य जनसंख्या अधिक उत्पादक होती है, ये बात भी सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या बहुराष्ट्रीय निगम से संबंधित सही कथन चुने, तो इसमें सही कौन सा है कि देखिए, एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण एवं स्वामित्व रखता है, ये सही है। यह अधिक से अधिक लाभ कमाने के उद्देश्य से उस देशों में कारखाना स्थापित करती है जहां संस्था, श्रम और संसाधन उपलब्ध हो, ये बात भी सही है। दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 99, इसमें क्या हुआ, पोषण अभियान के संबंध में विचार करें और कितने कथन गलत है, तो कितने कथन गलत है, तो देखिए पहला क्या है, पोषण ट्रैकर एक मोबाइल आधारित एप्लीकेशन है जिसे पोषण सेवा वितरण की अंतिम छोर तक ट्रैकिंग के लिए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक उपकरण के रूप में प्रस्तुत किया है, ये बात सही है। राष्ट्रीय पोषण माह हर साल जुलाई में, ये गलत है। राष्ट्रीय पोषण माह हर 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 जो साल होता है कब, सितंबर में मनाया जाता है, कब, सितंबर में ना, ये वाला गलत हो जाएगा। फिर क्या वाला पोषक वाटिका एक स्कूल में जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा जहां सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रूप में पौष्टिक फसलें उगाई जाती है, ये वाला सही है। तो पूछा था क्या गलत, गलत कितने कथन है, एक कथन गलत है, यानी केवल दो, केवल दो गलत है, एक कथन, यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, केवल एक कथन गलत है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 100 में क्या है, कर कटौती और उदार सार्वजनिक व्यय की लंबी अवधि के दौरान उच्च करों और कम सार्वजनिक व्यय की अचानक उपस्थिति को क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है क्या, फिस्कल क्लिप कहा जाता है, क्या फिस्कल क्लिप कहा जाता है ना। कर कटौती और उदार सार्वजनिक व्यय की लंबी अवधि के दौरान उच्च करों और कम सार्वजनिक व्यय की अचानक स्थिति को क्या कहते हैं, तो फिक्सल है ना, फिस्कल फिस्कल क्लिप कहा जाता है, फिस्कल क्लिफ कहा जाता है, यही आंसर है। ठीक है दोस्तों, इस तरह से आपका पूरा ये 100% जो क्वेश्चन है ये टेस्ट नंबर 4 का होता है समाप्त। मिलते हैं कल टेस्ट नंबर 5 में और डबल स्टार में भी मिलते हैं, तो पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों।